नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। क्या मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलो को नजर आ रही हैं आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम? वेरी वेरी गुड 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 मॉर्निंग गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। एक बारी मुझे बता देंगे कि ऑडियो वीडियो क्लियर है तो फिर हम आज की क्लास की बेटा शुरुआत करेंगे। अनिरुद्ध एसी चला देना बस नॉर्मल टेम्परेचर पे 24-25, ओके? ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस एवरीबॉडी, ऑडियो वीडियो क्लियर है? आज का डेट क्या है वैसे? 18। टुडे इज 18th of December 2025, ओके? एंड लाइक अरे यार बेटा ये ना भैया रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये नहीं चेंज होगा बेटा, ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन लास्ट तक भी मैं ना ह्यूमन रिप्रोडक्शन ही लेके आऊंगी मैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ लेक्चर नंबर 4, ठीक है? हाँ चलिए चलिए चलिए, क्या एक बारी बेटा शुरू कर सकते हैं? ऑडियो वीडियो सब बढ़िया है ना? आज बेटा वो मेरी जो दूसरी जैकेट थी, जो मेरी पहली जैकेट थी वो तो धुलने पे चली गई ना यार, मतलब धुल दिया है मैंने उसको, धो दिया है मैंने उसको बेटा, जैसे कि हर दिन मैं तुम्हें धोती हूँ। वो आओ मैम। चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। आज जितने भी लोगों का जन्मदिन है उनको हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू, गॉड ब्लेस यू एंड बहुत आगे जाएं आप, जीवन में बहुत मेहनत करें, ठीक है ना? और ये है मेरा आज हमारा टॉपिक है एमटीपी एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, और ये है बेटा हमारा टेलीग्राम चैनल, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन एज यूजुअल हम सबसे पहले करेंगे क्विक रिवीजन। क्या आप लोगों ने बेटा लास्ट क्लास को बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज किया या नहीं किया ये बताओ। हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, हम सर्जिकल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन आज पढ़ेंगे और एमटीपी और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को बेटा पढ़ेंगे, ठीक है ना? पानी के लिए बोल दिया है, तुम तो बिल्कुल एकदम चिंतित हो जा रहे हो। मैम पानी के लिए बोल दीजिए मैम, हैं? बोल दिया है यार। चलिए शुरू करते हैं। एक बारी मुझे, अरे मैम की आवाज को क्या हो गया? एक बारी शुरू करते हैं बेटा समाप्ति एक्सप्रेस और बेटा क्विक रिवीजन करते हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। एवरीबॉडी हाउ इज द जोश बेटा, क्योंकि होना चाहिए बस, हमेशा हर चीज का क्यों थोड़ी होता है बेटा, ठीक है? तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा कल की क्लास में जो हमने पढ़ा था। मैं बहुत बढ़िया तरीके से पूरा रिवाइज करा देती हूँ तुम लोगों को, ठीक है? तो हमने लास्ट क्लास में मैम पढ़ा कि अबाउट इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस में कॉपर रिलीजिंग एंड हार्मोनल आईयूडीज, और हमने पढ़े ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, और हमने पढ़े इम्प्लांट्स एंड इंजेक्टेबल्स, और हमने पढ़ा इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। तो हमने बोला बेटा जो हमारे इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस होते हैं उसमें जो हार्मोन रिलीजिंग डिवाइसेस होते हैं वो कुछ हार्मोन्स रिलीज करते हैं, लाइक प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग डिवाइसेस होते हैं, और बेटा प्रोजेस्टेरॉन बोल दो या प्रोजेस्ट्रोजन बोल दो, इट इज द सेम थिंग। एंड एक होते कॉपर रिलीजिंग आईयूडी जो कॉपर रिलीज करते हैं। हाउ द कॉपर रिलीजिंग आईयूडी वर्क बेटा, एनसीईआरटी में 2 तरीके दिए हुए हैं कि कॉपर रिलीजिंग आईयूडी कैसे एज अ कॉन्ट्रासेप्शन काम करते हैं, कैसे प्रेगनेंसी को रोकते हैं। तो ये जो कॉपर आयंस होते हैं इट रिड्यूसेस स्पर्म्स मोटिलिटी, और अगर वो स्पर्म की मोटिलिटी को रिड्यूस करेगा तो ऑब्वियस सी बात है बेटा अगर मोटिलिटी रिड्यूस हो जाएगी तो उसकी फैगोसाइटोसिस इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज फैगोसाइटोसिस बिकॉज स्पीड कम हो गई। दूसरा इट बेटा रिड्यूसेस फर्टिलाइजिंग कैपेबिलिटी ऑफ द स्पर्म, वो स्पर्म की मेम्ब्रेन पर कुछ ऐसी चेंजेस करता है बेटा, कुछ ऐसे बदलाव करता है जिसकी वजह से उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेबिलिटी कम हो जाती है। दैट्स हाउ बेटा इट वर्क्स। ये दोनों तरीके आपने याद रखने हैं, ठीक है ना? फिर हमने पढ़ा हार्मोनल आईयूडी, बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है बेटा, बिल्कुल मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेट करते जाओ, ठीक है? तो हमने बोला कि मैम बेटा चांटे मारने का मन कर रहा है मुझे ज्यादा ना, रिवीजन में भी चैट्स ऑफ करूं क्या? तमीज ही नहीं है कुछ बच्चों में। सुनो अब क्या बोला मैंने बेटा, एक होता है आपका मतलब बिल्कुल खत्म बच्चे बैठे होते हैं, खत्म, कुछ बच्चे बिल्कुल खत्म होते हैं, पढ़ना लिखना है नहीं, क्लास में जब पढ़ाया जा रहा है उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है ना, उसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, नाटक पूरा करते रहते हो पूरे 24 घंटे, दिमाग खराब कर रहे हैं। थैंक यू भैया। अरे पढ़ लो, जिंदगी में पढ़ लिया होता तो ये इतनी स्पैमिंग नहीं करनी पड़ती तुम लोगों को। बैच तो ले लेते हो, पढ़ते हो नहीं। ये जो 15-15 मिनट हर क्लास का निकालूंगी ना तो ये 15-15 मिनट बहुत बड़ा वैल्यू रखता है तुम्हारे सिलेक्शन में। पढ़ते नहीं हो तुम लोग। अब तुम लोग में सारे बच्चे आ जाते बेचारे जो पढ़ रहे हैं,
बेचारे पढ़ने के लिए आए हैं, उनका क्या दोष है? तो उनके लिए वापस से स्माइल एकदम से मैं बदलना पड़ता है ना, क्या करूं, मजबूरी है ना। चलो क्या, ओके फाइन, क्या बोला मैंने बेटा? हार्मोनल आईयूडी जिसमें प्रोजेस्टेरॉन होता है। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी के क्या क्या एग्जांपल थे? मल्टीलो 375, सीयूटी एंड CU7, ठीक है ना। हार्मोनल आईयूडी के एग्जांपल था लेविनोर गेस्ट्रल 20, LNG 20, और दूसरा एग्जांपल था प्रोजेस्टा सर्ट। हार्मोन होता है इसमें प्रोजेस्टेरॉन। तो कैसे काम करता है बेटा? मैंने 4 तरीके बताए थे, बट आप सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के दोनों पॉइंट्स याद रखना कि इट बेटा मेक्स द एंडोमेट्रियम अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, ये नंबर 1 पॉइंट था एज पर एनसीईआरटी। नंबर 2 इसका पॉइंट था इट मेक्स द सर्विक्स होस्टाइल फॉर द स्पर्म्स बाय ऑल्टरिंग बेटा द सर्विक्स की क्वालिटी, म्यूकस की थिकनिंग कर देता है। ये एनसीईआरटी के 2 पॉइंट्स है। बट ये फैलोपियन ट्यूब की मोटिलिटी को भी कम कर देता है, सीलियरी मोटिलिटी को। और दूसरा बेटा ये एनोव्यूलेशन भी करता है। और ये करता कैसे एग्जैक्टली? ये हार्मोन्स बेटा प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करते हैं। जब प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करते हैं तो प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है एफएसएच, जीएनआरएच, एलएच को इनहिबिट करके रखना। जब ये इनहिबिटेड रहेंगे फॉलिकल्स नहीं होंगे बेटा, फॉलिकल्स नहीं होंगे तो ओव्यूलेशन नहीं होगी बेटा, ईस्ट्रोजन नहीं होगा क्योंकि फॉलिकल्स नहीं है, एंडोमेट्रियम अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। एंड बेटा प्रोजेस्टेरॉन की हाई अमाउंट सर्विक्स के म्यूकस की थिकनिंग कराती है, जो नेचुरली वैसे प्रेगनेंसी के केस में होती है। तो म्यूकस अगर थिक हो जाएगा तो स्पर्म की एंट्री में वो जो रास्ता है बेटा, वो थिकनिंग की वजह से रिटार्ड दी एंट्री ऑफ दी स्पर्म। दैट्स हाउ बेटा इट वर्क्स। तो सर्विक्स के नेचर को अनफेवरेबल, होस्टाइल बना रही है फॉर दी स्पर्म्स। दैट्स हाउ योर हार्मोनल आईयूडी वर्क्स। वेरी इजी बेटा। बच्चों के बीच में गैपिंग करनी है ना, स्पेसिंग करनी है, डिले करनी है प्रेगनेंसी, तो आईयूडी इज अ वेरी गुड मेथड। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जिनको हम पिल्स के नाम से भी जानते हैं, अगेन वेरी मतलब वेल एक्सेप्टेड बाय फीमेल्स, है ना। टैबलेट्स के फॉर्म में अवेलेबल होती है। एक होती है स्टेरॉइड वाली बेटा जिसमें हार्मोन्स होते हैं, और एक होती है बेटा नॉन स्टेरॉइडल सेंट-क्रोमान सहेली। दोनों के काम करने का तरीका अलग है। वैसे स्टेरॉइडल पिल्स भी सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन वाली पिल्स भी होती हैं, और जब प्रोजेस्टेरॉन बेटा देखो धीरे धीरे ईस्ट्रोजन भी आया, पहले तो प्रोजेस्टेरॉन वाली ही पिल्स थी, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स, और फिर आई बेटा कंबाइंड पिल्स जिसमें प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन में है। अब यहाँ एक एक्स्ट्रा चीज और आ गई, दैट इज ईस्ट्रोजन। जो आपकी स्टेरॉइडल पिल्स है उनका डोजेज कैसे होता है बेटा, एक बारी मैं वापस से ना उस टैबलेट को ऐसे बना के आपको समझा देती हूँ। तो बेटा उसमें हमने क्या पढ़ा? उसमें हमने बोला कि मैम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो हैं स्टेरॉइडल वाली, उनको हमें 21 दिनों के लिए लगातार लेना है, प्रेफरेबली विद इन फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। आप किसी भी दिन पे ले सकते हैं बेटा, विद इन फर्स्ट 5 डेज। हमने डे 5 से बेटा चालू किया था, याद है? डे 5 से हमने चालू किया तो 5th डे, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 1 2 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने बेटा क्या किया, ये डे 5th से चालू किया, 21 डेज तक लगातार लेना था, तो 25th डे तक बेटा कंटिन्यूअसली लिया और 21 डेज लिया। 21 दिनों तक बेटा जब टैबलेट्स लिए तो प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन को बॉडी में बहुत हाई करके रखा आपने, और फिर 7 दिन तक आपने ये एकदम से ना 25th डे के बाद ये पिल्स लेना बंद कर दिया। 7 दिनों में हमने आयरन टैबलेट्स ली, और फिर इसको जब तक प्रेगनेंसी को रोकना है तब तक इन पिल्स को बेटा कंटिन्यू किया गया। तो 21 डेज के लिए प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन बॉडी में बहुत हाई थे। प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन बॉडी में हाई होंगे तो बेटा आपकी फॉलिकल्स ग्रो नहीं करेगी, फॉलिकल्स ग्रो नहीं करेगी तो ओव्यूलेशन नहीं होगा। मेनली दी स्टेरॉइडल पिल्स वर्क्स बाय प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन। ये ओव्यूलेशन नहीं होने देते, दैट्स द मेजर बेटा फॉर्म हाउ इट वर्क्स। क्योंकि सहेली से इसे कंपेयर किया जाता है, सहेली एन ओव्यूलेशन नहीं कॉज करती है, सहेली ओव्यूलेशन को नहीं रोकती है, वो इट वर्क्स एज SERM, सरफेस ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स को मॉड्यूलेट कर देती है, ईस्ट्रोजन की बाइंडिंग नहीं होगी तो बेटा एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट नहीं करेगा। दैट्स हाउ सहेली वर्क्स। बट ये ओव्यूलेशन को रोकती है। सबसे इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स एनसीईआरटी के थे, आई होप तुम लोगों को याद होंगे। इट प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन, इट प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन, इट ऑल्टर्स द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, थिकनिंग करा देगी, प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, एंड बेटा ओव्यूलेशन को रोक रही है। समझ में आ गई बात? इम्प्लांटेशन कैसे होगी बेटा? आपने 21 दिनों तक तो बेटा एंडोमेट्रियम को बनाया, बट फिर 7 दिन का जो गैप दिया, इमीडिएटली आपने हार्मोन्स लेना बंद कर दिया टैबलेट्स के फॉर्म में, फॉलिकल्स आपके पास है नहीं, तो बेटा क्या होगा? एंडोमेट्रियम टूट जाएगी। 7 दिन तक लगातार ये जो ब्लीडिंग हुई बेटा, इसको कॉम्पनसेट करने के लिए, ब्लड लॉस को कॉम्पनसेट करने के लिए ही आयरन टैबलेट्स ली जाती हैं। दैट्स हाउ योर कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव वर्क्स। सहेली के बारे में मैंने साइमल्टेनियसली आपको बता दिया।
इम्प्लांट्स और इंजेक्टेबल्स क्या होते हैं? इम्प्लांट्स जो बॉडी में बेटा, इम्प्लांट याद है ना, इम्प्लांट का मतलब इम्प्लांट करना होता है फैन शेप मैनर में। सिलिकॉन कैप्सूल्स होते हैं जो धीरे धीरे हार्मोन रिलीज करते हैं, प्रोजेस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन के होते हैं। और वही अगर इंजेक्शंस के फॉर्म में अगर फीमेल ले रही है तो वो इंजेक्टेबल्स होते हैं। वर्क इनका जो होता है सिमिलर टू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है, तो अलग से लिखने की भी जरूरत नहीं है। इम्प्लांट्स आर इफेक्टिव अप टू बेटा 5 years ऑल्सो। इम्प्लांट्स लंबे दौरान के लिए इफेक्टिव होते हैं। फिर हमने पढ़ा इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स। देखो ये वाले कॉन्ट्रासेप्टिव्स तो लिए जब फीमेल को पता है कि भैया वो प्लानिंग कर रही है, कि मतलब कपल को पता है कि प्लानिंग चल रही है कि भैया प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, हमें अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। लेकिन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव होता है जब मान लो किसी ने कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किया बट वो फेल हो गया, या मान लो कि रेप केसेस का जो सिचुएशन होता है, या मान लो कैजुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो गया, तो इस केस में इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो होते हैं ना बेटा, वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। या तो वो फर्टिलाइजेशन को रोकते हैं, या तो वो ओव्यूलेशन को रोकते हैं, या तो वो इम्प्लांटेशन नहीं होने देते। बट विद इन 72 hours द पर्सन इज गिवन बेटा प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन इन द फॉर्म ऑफ पिल्स और इन द फॉर्म ऑफ बेटा आईयूडी। तो ये एज ए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन काम करते हैं। समझ में आ गई बात? आईपेल, अनवांटेड 72, ये मैंने आपको एग्जांपल्स में बताया था। मैंने आपको ओवरऑल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करने पर ओवरऑल साइड इफेक्ट्स क्या दिखते हैं ये मैंने बताया था आपको। वैसे तो देखो जो नेचुरल मेथड्स है जिसमें हम किसी चीज का इस्तेमाल एज सच नहीं कर रहे हैं, जिस चांसेस को प्रिवेंट कर रहे हैं कि ओवम और स्पर्म फ्यूज ना करे, उसके सबसे कम साइड इफेक्ट्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। बट ओवरऑल जैसे नॉर्जिया हो गया, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, एब्डोमिनल पेन हो गया, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, मतलब पीरियड्स हो गए हैं बट पीरियड्स के बीच बीच में स्पॉटिंग दिख रही है अभी भी, दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी। रेयर केसेस में ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। दीज आर द साइड इफेक्ट्स। एक बारी मुझे बेटा बता दीजिए, मैं चैट्स बेटा ऑफ ही रखूंगी, दैट्स द बेस्ट वे पुश करना आप लोगों को पढ़ाई के लिए। यार एसी थोड़ा सा और नॉर्मल, नॉट ठंडा, ओके थैंक्स। नहीं यार मेरी आवाज खुद बेटा ऐसी यार, मेरी खुद की आवाज कराया गया गाइज, मुझे वैसे बताओ आवाज वैसे ठीक है, मेरी आवाज बेटा प्रॉब्लमेटिक है आज थोड़ी सी, मेरी खुद की आवाज प्रॉब्लमेटिक है, वैसे बताओ ठीक आ रही है? रिवीजन हो गया बेटा सारे बच्चों का अच्छी तरीके से? देखो कितनी बार बेटा रिवीजन होता है, कितनी बुरी बात है, मुझे कई बार बहुत अफसोस होता है बेटा, मैं जेन्युइनली तुम्हें अपनी, सच में बहुत बार ऐसा होता है दैट आई फील कि आजकल के बच्चों को सच में बेटा, बट दोनों पहलू हैं हर चीज के ना बेटा, मल्टीपल, दो पहलू तो होते ही हैं, मल्टीपल पहलू भी हो सकते, दो पहलू तो होते ही हैं। तो सम किड्स दे रियली वैल्यू, कुछ बच्चों को ना सच में वो बच्चे बहुत वैल्यू करते हैं ऑनलाइन एजुकेशन की, वो बहुत वैल्यू करते हैं कि जो चीजें कई सालों पहले पॉसिबल नहीं थी, जितनी चीजें कई सालों पहले नहीं थी, आज उनके पास इतनी पॉसिबिलिटी है और वो बहुत अच्छे से चीजों को यूटिलाइज करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और सच में वो बहुत अच्छा करते हैं, एग्जाम क्रैक करते हैं, बढ़िया बढ़िया चीजें क्रैक करते हैं, बहुत आगे बढ़ते हैं। और कुछ लोगों को ना बेटा वैल्यू नहीं है और अभी नहीं रियलाइज होता है, अभी आपकी उम्र कम है ना, अभी तो दुनिया में, और बेटा दुनिया का जो वो धक्का लगता है ना जब, है ना, जब सच में तब रियलाइज होता है, लेकिन तब तक बहुत टाइम बीत चुका होता है। आप उस सिचुएशन में मत पड़िए, बिकॉज आई कैन सी सो मेनी किड्स दे डोंट केयर कि अभी करंटली क्या चल रहा है, दे ओनली, डिमांडिंग वाली जो नेचर है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत ज्यादा डिमांडिंग नेचर बढ़ गया है। और उनको ये रियलाइजेशन नहीं है कि उनके पास जो चीज है, हम बोलते हैं ना हमारे पास जो चीज होती है हम कदर नहीं करते बेटा, दैट्स द फैक्ट, है ना। तो ये फैक्ट है। आवाज ठीक है ना बेटा, हमारे पास जो चीज है अगर हम उसकी कदर करने लग जाएं, डे वन से उस चीज को सही से देखें, तो मुझे लगता है कि आप ना खुद समझ पाएंगे कि आपको किसी चीज की डिमांड करने की कभी जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि आपके पास जो चीज थी वो मोर देन सफिशिएंट थी, शायद आपने समय रहते उसे रियलाइज नहीं किया बेटा। एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, एज अ सिस्टर, एज अ फ्रेंड, एज अ टीचर, जो भी आप मुझे, मैं चाहती हूँ कि आप जीवन में बहुत अच्छा करें, बहुत सक्सेसफुल बने, लेकिन मेहनत करोगे, ईमानदार रहोगे, ऑनेस्ट रहोगे, तो ही बेटा वो चीज कर पाओगे, चाहे आप MBBS करो, चाहे आप जीवन में कुछ भी करो, है ना। तो जो भी आपके पास अवेलेबल होती है ना रिसोर्सेज बेटा, उसको सही यूटिलाइजेशन किया करो, उसकी वैल्यू किया करो, उसकी कद्र किया करो, वरना समय आपकी वैल्यू नहीं करेगा, समय बीत जाएगा, ठीक है। चलिए चैट्स ऑफ करते हैं अब, बहुत बढ़िया तरीके से बेटा पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। एनीवे आई एम वेरी हैप्पी व्हेनेवर आई कम टू योर क्लास, आई एम ऑलवेज वेरी हैप्पी, क्योंकि हम आपको कुछ नया सिखाते हैं, कुछ नया पढ़ाते हैं और आप लोगों का रिस्पॉन्स भी वैसा ही होता है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा आज का टॉपिक। हम लास्ट बेटा परमानेंट मेथड जो बेटा कपल्स तब अपनाते हैं जब उनको अब फर्दर कोई प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, टर्मिनल मेथड चाहिए कि अब
अब ये वही कपल अपनाएगा जब अब उसको कंसीव नहीं करना है, सर्जिकल मेथड में वो तभी जाएगा। वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी काफी आसान टॉपिक है, तो हम कैसे भी कुछ भी हेडिंग डाल सकते हो आप, वैसे तो कुछ भी मतलब बेटा कुछ भी तो नहीं, परमानेंट मेथड में हम करने जा रहे हैं बेटा सर्जिकल मेथड्स ना, परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में हम करने जा रहे हैं सर्जिकल मेथड्स। और इसके बारे में मैं एक चीज लिखना चाहती हूँ कि सर्जिकल मेथड्स में तभी अपनाया जाता है व्हेन नाउ दे डोंट वांट टू कंसीव एट ऑल, नाउ दे हैव प्लान्ड कि भैया अब और बच्चे नहीं चाहिए। सो यूजुअली डन एज अ टर्मिनल मेथड। बेटा मेरी खुद की आवाज वैसी हो रही है, ठीक है ना, एज अ टर्मिनल मेथड ऑफ contraception to avoid any more pregnancies, ठीक है। अब इसको हम बेटा दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक सेकंड अनिरुद्ध, कल दीपक ने ना यहाँ पे वो साइंस ऑफ हो जाते हैं, नहीं अभी तो चल रहे हैं खैर, लेकिन वो यहाँ पे यस नो दिखे वो वाला डैशबोर्ड एक बार ही देखना, चेक करना। मैंने कमेंट्स ऑफ कर रखे हैं बट एटलीस्ट बच्चों की इमोजीज मुझे नजर आए। अभी फिलहाल तो दिख रहा है लेकिन थोड़ी देर के बाद वो दिखना बंद हो जाता है, ठीक है। अब बेटा इसको ना हम एक टेबल बनाते हैं और टेबल में इस सर्जिकल मेथड को समझने की कोशिश करते हैं। पोर्ट्रेट में ही करना है, वैसे आधे पेज का स्पेस होगा तो आप कर लेंगे बेटा, आधे पेज के स्पेस में दिस इज सफिशिएंट, ओके। अरे ओके, एक साइड में करेंगे ट्यूबेक्टोमी, एक साइड पे करेंगे वैसेक्टोमी। क्या हुआ? चलो इधर लिखते हैं वैसेक्टोमी और इस साइड में लिखेंगे बेटा ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। तो जब हम बेटा सर्जिकल मेथड की बात करें तो कोई ना कोई बेटा सर्जिकल प्रोसेस या प्रोसीजर हो रहा है, राइट। सर्जिकल प्रोसीजर में क्या होता है, जैसे बेटा बहुत इजी है, वैसे शायद आप लोग ऑलरेडी नाम से समझ में भी आ रहा होगा। जब मैं वैसेक्टोमी, एक्टोमी मतलब रिमूवल कर रही हूँ, पूरा वैस डिफरेंस नहीं रिमूव कर रहे हैं। सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन मेल्स, सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन फीमेल्स। तो सर्जिकल मेथड में क्या हो रहा है, वाया अ स्मॉल इंसिजन, इंसिजन मतलब होता है कट, तो थ्रू अ स्मॉल कट, स्मॉल इंसिजन थ्रू द स्क्रोटम बेटा यहाँ पे वैस डिफरेंस इज कट, स्मॉल पार्ट इज रिमूव्ड और फिर वैस डिफरेंस इज टाइड अप। तो जब हम ये बोलते हैं ना वैस डिफरेंस इज कट एंड टाइड अप, तो बच्चों को, कई बच्चे ये सोचते हैं अरे कट एंड टाइड अप का मतलब काट भी दिया, टाई भी कर दिया, आपस में नहीं जोड़ते हैं। मान लो एक रास्ता है, जब मैंने इसको कट किया मान लो, तो इस वाले पार्ट को यहाँ जोड़ा, इस वाले पार्ट को इधर जोड़ा, मतलब रास्ते को तोड़ दिया बेसिकली, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे थ्रू बेटा एब्डोमेन, फीमेल की एब्डोमेन के थ्रू या वेजाइना से होते हुए हम फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं एंड स्मॉल पार्ट ऑफ बेटा फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड, कट एंड रिमूव्ड और फिर एंड देन इट इज टाइड अप। तो दोनों चीजों में हमने ना बेटा देखा जाए तो एक तरीके से हमने डक्ट, जो हमारा डक्ट सिस्टम था जिसके थ्रू गैमीट ट्रांसपोर्ट होती है ना, उस रास्ते को हमने बेसिकली ब्लॉक किया है। यहाँ पे वैस डिफरेंस वाला रास्ता है। ट्यूबेक्टोमी का मतलब ये, ट्यूब मतलब फैलोपियन ट्यूब। अब इससे क्या होगा, ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमीट इज ब्लॉक्ड। टेस्टिस से जो स्पर्म्स जा रहे थे, आपने उस स्पर्म्स को जाने नहीं दिया, तो जब स्पर्म्स ही नहीं जाएंगे तो बेटा फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी कैसे होगी। या फिर फीमेल के केस में जिस पाथवे से बेटा ओवा जा रही थी, आपने उस पाथवे को ही ब्लॉक कर दिया, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमीट इज ब्लॉक्ड। समझ में आ गई बात बेटा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमीट इज ब्लॉक। क्या फीमेल में oogenesis नहीं चलेगी? क्या oogenesis नहीं चलेगी? क्या मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं चलेगी? क्या मेल्स के हार्मोन्स में गड़बड़ हो जाएगी? क्या फीमेल के हार्मोन में गड़बड़ हो जाएगी? कुछ भी ऐसा नहीं होगा। क्या फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चल रही होगी? सब कुछ नॉर्मल है।
एवरीथिंग इज नॉर्मल बच्चों. द ओनली थिंग इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गेमीट इज ब्लॉक्ड. आपने बाकी कोई चीज नहीं की, हार्मोन से कोई छेड़छाड़ नहीं किया, तो बाकी सारी चीजें नॉर्मल होगी. द ओनली थिंग दैट यू डिड इज गेमीट ट्रांसपोर्ट इज ब्लॉक्ड. इजी है, इजी है. और एक चीज पूछा जा सकता है मेल्स के केस में कि जो मेल का इजैक्यूलेशन है, क्या इजैक्यूलेशन होता है? यस, बट इजैक्यूलेशन में बेटा सीमेन विल कम आउटसाइड विदाउट एनी स्पर्म्स. सीमन तो बाहर आ रहा होगा इजैक्यूलेशन में, बट इजैक्यूलेशन में स्पर्म्स नहीं होंगे, क्योंकि स्पर्म्स तो आ ही नहीं पा रहे हैं ना, स्पर्म्स का रास्ता आपने ब्लॉक कर दिया है. बात खत्म, दैट्स इट, कंप्लीट. ठीक है, यही पॉइंट्स को हम लिख लेते हैं. तो दिस इज बेटा पॉइंट वाइज सर्जिकल मेथड्स, मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. देखो ऐसे टॉपिक से बेटा क्लास में लर्न होने चाहिए, बिल्कुल लर्न करते हुए चलना चाहिए. इन मेल यहां पे लिखेंगे सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. इन फीमेल. ठीक है, फिर यहां लिखेंगे स्मॉल पार्ट ऑफ vas difference is cut, removed and tied up via a small incision. Incision मतलब cut. Small incision through scrotum. यहाँ small part of fallopian tube is cut and tied up via a small incision through, या तो इंसिजन दे दो एब्डोमेन के थ्रू, और या तो वेजाइना के थ्रू भी कर सकते हैं बेटा, ये है ना. एब्डोमेन के थ्रू इंसिजन कट लगा के भी कर सकते हैं, फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच सकते हैं, और वेजाइना से डायरेक्टली भी बेटा कर सकते हैं. ठीक है ना, गुड है. देन हम कह रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म इज ब्लॉक्ड. ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म ब्लॉक्ड. गैमीट ट्रांसपोर्ट को ही हम इनसे ब्लॉक कर रहे हैं. ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवा इज ब्लॉक्ड. ठीक है, मैं यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रही हूं. सीमन विल कम आउट विदाउट स्पर्म्स बेटा. ठीक, वैसे ये सारे पॉइंटर्स ऐसे होते हैं जो आपसे क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछे जाते हैं, बट वी मेक श्योर कि हम सारी चीजें आपको नोट्स में लिखवा ही दें. हॉर्मोन्स, स्पर्मेटोजेनेसिस, नॉर्मल. इसमें भी मैं कह रही हूं भाई, हॉर्मोन्स, menstrual cycle, oogenesis, नॉर्मल. वैसे पिक्चर आइडेंटिफिकेशन के लिए आएगा तो मुझे लगता नहीं है कि आप में से कोई भी गलती करेगा बेटा. इट्स क्वाइट इजी टू आइडेंटिफाई. फिर भी अगर आप चाहो तो ऐसे एक छोटू सा डायग्राम, दोनों फैलोपियन ट्यूब को कट कर रहे हैं बेटा, ये भी भैया, ठीक है ना, और दोनों वाज डिफरेंस. मैं यहाँ डायग्राम में एक बना के बता रही हूं. ये एक जगह से बांध दिया ऐसे. ओ भाई, मैंने कुछ ज्यादा ही गोल गोल घुमा दिया है.
ठीक है, ऐसे। तो ये कट एंड टाइड अप, ये मैंने ऐसे बना के दिखा दिया तुम्हें। और यहाँ पे भी तुम चाहो तो ऐसे बना सकते हो, दिस इज द टेस्टिस एंड दिस इज एपिडिडाइमिस, दिस इज वास डिफरेंस। ठीक है, दोनों साइड का बेटा कट एंड टाइड अप। दैट्स इट। एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं और फिर एमटीपी में आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ तक डन कर लीजिए। ठीक है, डन हो जाएगा बेटा, बस थम्स अप दे देना, ठीक है ना। सारे बच्चों का क्लियर, डन, एब्सोल्युटली वेरी नाइस। एनसीईआरटी की रीडिंग कर ले, इट्स लाइक अ रिवीजन, इट्स लाइक अ रिवीजन। तो रिवीजन की तरह से यूटिलाइज करो। देखो, सर्जिकल मेथड्स को स्टेरिलाइजेशन टेक्निक भी कहते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज बेटा स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स। यहाँ पे लिख लो, क्योंकि एक तरीके से ना स्टेराइल करने का मतलब क्या होता है, स्टेराइल मतलब जो बच्चे नहीं पैदा कर सकते भाई। ऐसे इंडिविजुअल जिनको आप स्टेराइल बोल रहे हो, मतलब वो बच्चे नहीं पैदा कर पा रहे हैं। तो बच्चे क्यों नहीं पैदा कर पा रहे, क्योंकि गैमीट का ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहे हो ना, तो इसीलिए इन्हें स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स भी बोलते हैं। आप यहाँ पे लिख भी लो, स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स, स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स भी बोलते हैं, टेक्निक्स। सो अभी जब मैं आपको ना क्या बोलते हैं, इन्हें स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स बोला, स्टेरिलाइजेशन और इनफर्टिलिटी, स्टेराइल और इनफर्टिलिटी वाला टॉपिक पढ़ाऊंगी मैं। तो जैसे इनफर्टिलिटी एक वर्ड होता है, तो कुछ लोग इनफर्टाइल हो सकते हैं, मतलब इनफर्टाइल का मतलब है कि उनसे बच्चे तो अभी नहीं हो रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो बच्चे पैदा कर नहीं सकते। जिनको हम बेटा आईवीएफ के थ्रू हेल्प करते हैं, बेसिकली मे बी उनके अंदर कुछ सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है, बिकॉज ऑफ दैट करेंटली दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस बेबीज, बट दे कैन प्रोड्यूस बेबीज विद सर्टेन हेल्प। बट जिनको हम स्टेराइल बोलते हैं ना बेटा, दोज इंडिविजुअल हु आर कॉल्ड स्टेराइल, दे कैन नॉट प्रोड्यूस बेबीज। तो इनफर्टिलिटी में और स्टेरिलिटी में डिफरेंस होता है, समझ में आ रही है बात। दे आर कॉल्ड एज स्टेरिलाइजेशन टेक्निक। टर्मिनल मेथड, टर्मिनल का मतलब होता है भैया आखिरी मेथड, टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी, टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी, तब बेटा स्टेरिलाइजेशन टेक्निक यूज करते हैं। सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक्स द गैमीट ट्रांसपोर्ट एंड देयरबाय प्रिवेंट कंसेप्शन। तो सर्जिकल मेथड से गैमीट का ट्रांसपोर्ट हमने प्रिवेंट किया, गैमीट का ट्रांसपोर्ट प्रिवेंट कर देंगे तो एनी मोर प्रेगनेंसी भी प्रिवेंट हो जाएगी। स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर इन द मेल इज कॉल्ड एज वैसेक्टोमी एंड दैट इन द फीमेल इज कॉल्ड एज ट्यूबेक्टोमी। मेल में उसे वैसेक्टोमी बोला, फीमेल में उसे ट्यूबेक्टोमी बोला। In vasectomy, a small part of vas difference is removed or tied up through a small incisions on the scrotum, whereas in tubectomy, small part of fallopian tube is removed or tied up through a small incision in the abdomen or through vagina. Vas difference को कट किया, छोटे पार्ट को रिमूव किया एंड देन टाइड अप। सेम चीज जब fallopian tube के साथ कर रहे हो वाया abdomen और वाया vagina, it is called as tubectomy. These techniques are highly effective. Reversibility is poor. Obvious सी बात है बेटा, poor reversibility हमने permanent method में लिखा भी हुआ था, क्योंकि तभी तो लास्ट मेथड है ना बेटा। अगर अभी प्रेग्नेंट होना है और फिलहाल के लिए प्रेगनेंसी को रोकना है, तो वो टेम्परेरी मेथड्स को लोग यूजुअली यूज करते हैं। It needs to be emphasized that the selection of a suitable contraceptive method and its use should always be undertaken in consultation with a qualified medical professional. कल मैंने बोला था ना कि ये जरूरी है जानना कि कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव सूटेबल मेथड है आपके लिए। ये हम बढ़िया होगा अगर मेडिकल प्रोफेशनल, क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल के एडवाइजरी पे ही करें। One must also remember that contraceptives are not regular requirements for maintenance of reproductive health. Statement based question में पूछा जा सकता है guys कि क्या कॉन्ट्रासेप्टिव जो वो होते हैं मेथड्स होते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो होते हैं, क्या ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के रेगुलर रिक्वायरमेंट्स है? तो नहीं। वन मस्ट ऑल्सो रिमेंबर दैट कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ. In fact, they are practiced against a natural reproductive event, conception of pregnancy. Pregnancy is a natural method, but obviously इसके against में वो काम कर रहा है. One is forced to use these methods. ऐसे forced तो क्या ही बेटा,
वन डजंट वांट प्रेगनेंसी तो डजंट वांट प्रेगनेंसी, एज सिंपल एज दैट. बट एनीवे, वन इज फोर्स टू यूज, वन इज एक्चुअली जीवन आजकल के लाइफ में वन इज फोर्स टू गेट प्रेग्नेंट भाई. आई मीन यू नो आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट जिंदगी में ही बना दिए, सेट ऑफ रूल्स कर दिए बेटा लाइफ में हमारे, कि पहले बेटा इतने साल में, वो एक मूवी का डायलॉग भी है ना, इतने साल में नौकरी, इतने साल में छोकरी, इतने साल में एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो हमारे सही में हमारी सोसाइटीज में, बिकॉज हम समाज में रह रहे हैं, सोसाइटी में रह रहे हैं, तो एक सेट ऑफ नॉर्म्स बना दिए हैं कि भाई पहले आप स्कूल जा रहे हो, फिर आप कॉलेज जा रहे हो, फिर आप एक अच्छी नौकरी कर रहे हो, फिर आप शादी कर रहे हो. यही है प्रोसेस, ये हमें बता दिया गया है कि यही सही है. ठीक है ना. खैर आप जब समझदार बनिएगा तो अपने लिए डिसीजन लीजिएगा कि भैया फिर शादी हो गई है तो अब बच्चा कब कर रहे हैं, हमें पोते का मुंह कब देखने को मिलेगा. अरे भैया मेरी बात समझ रहे हैं ना. तो ये नॉर्म्स बना दिए हैं. अरे भैया देखो भैया, प्रेगनेंसी चाहिए भी बंदे को, इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना. बंदा अभी खुद ही बच्चा है, समझो मेरी बात को. तो वन इज एक्चुअली फोर्स्ड टू गेट प्रेग्नेंट. कब दे रहे हैं पोते का मुंह, कब दे, और पोते का ही मुंह देखना है भाई, क्या ही बताए. वन इज फोर्स्ड टू यूज दीज मेथड्स आइदर टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी और टू डिले और स्पेस प्रेगनेंसी ड्यू टू पर्सनल रीजंस. यस, तो सही है, नो डाउट. वाइड स्प्रेड यूज ऑफ दीज मेथड्स हैव सिग्निफिकेंट रोल इन चेकिंग अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. यस, बहुत सारे लोगों को तो बेटा जरूरत भी है ना. 10-10 बच्चे पैदा हो जा रहे हैं, पता ही नहीं है कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं. हाउएवर इल इफेक्ट्स होते हैं जैसे नॉजिया, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ब्रेस्ट कैंसर, दो नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, शुड नॉट बी इग्नोर्ड. कल मैंने आपको साइड इफेक्ट्स वैसे पढ़ाए थे, और साइड इफेक्ट्स में बेटा देखो, साइड तुम्हारे साथ साथ अनिरुद्ध भी क्लास में पढ़ रहा है, यू नो, ही इज ऑल्सो टेकिंग ऑल द ज्ञान दैट, ये तो वैसे भी जनरल चैप्टर है, ज्ञान सबको मिलना चाहिए, है ना. तो खैर ये सारी चीजें बेटा इसकी साइड इफेक्ट्स हैं, और हमने साइड इफेक्ट्स कल की क्लास में लिख लिए हैं. तो गाइस एक बार थम्स अप दे दीजिए, क्योंकि अब हम आगे बढ़ रहे हैं एक बहुत ही जनरलाइज्ड टॉपिक की तरफ. दैट जनरलाइज्ड टॉपिक मतलब बहुत ही ऐसे सब एमटीपी, मतलब थोड़ा डेटा है, डेटा ही है, और क्या क्या चीजें उस एक्ट के अकॉर्डिंग है, लॉ के अकॉर्डिंग है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे एंड देन एसटीडी. सो एमटीपी हेडिंग डालेंगे, बट इट्स अ टॉपिक जहां से आप जिसको इग्नोर नहीं कर सकते. इग्नोर तो बेटा आपको किसी चीज को नहीं करना चाहिए, है ना. जिस चीज को नहीं करना चाहिए उसको तो वैसे आप सबसे ज्यादा करते हैं, बट इसमें से डेटाबेस क्वेश्चन आता है. एमटीपी का फुल फॉर्म क्या है बेटा. एमटीपी का फुल फॉर्म होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी. मेरे को तो आधी जिंदगी में बेटा मेरे को ना स्पेलिंग्स में ही मौत आती रहती है, सही बता रही हूँ भाई. चलो चुटुर पुटुर होता रहता है बेटा, कोई बात नहीं. तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्चुअल में एमटीपी इज वॉलंटरी अबॉर्शंस, इंड्यूस्ड अबॉर्शंस, इच्छा से किया गया अबॉर्शन, इंड्यूस्ड अबॉर्शन, वॉलंटरी अबॉर्शन. टर्मिनेशन, प्रेगनेंसी हो गई है उसको टर्मिनेट करना है, तो इसीलिए अबॉर्शन वर्ड यूज किया, दैट इज एमटीपी. ठीक है ना. अभी भी बेटा इस पे वैसे बहुत सारे देशों में डिबेट है कि ये सही है गलत है. सही और गलत लाइफ में वैसे भी हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, ये फैक्ट है. आपके लिए जो चीज सही है वो हो सकता है किसी और के लिए गलत है, किसी और के लिए जो चीज सही है वो आपके लिए हो सकता है गलत है. तो इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग, आई एम टेलिंग यू. ठीक है ना. तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हमारे देश में लीगलाइज किया गया. और देखो आप अभी समझोगे भी कि कई चीजों के लिए सच में इसकी जरूरत थी. ठीक है ना. तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी वाज लीगलाइज्ड इन इंडिया लॉफुली इन द ईयर 1971 विद बेटा वेरी स्ट्रिक्ट सर्टेन रूल्स, सेट ऑफ रूल्स. रूल्स तो बेटा बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप रूल्स नहीं बनाएंगे और अलाउ कर देंगे किसी भी चीज को, तो वैसे रूल्स के साथ ही आप देखते हो ना हमारे समाज में बड़े अच्छे लोग हैं, सब बहुत ज्यादा रूल को फॉलो करते हैं गाइस. ठीक है ना. रूल मतलब वो रूल के बिल्कुल उसको फॉलो करके रहेंगे, इतना मतलब यू नो. तो सेट ऑफ बेटा रूल्स बनाएंगे तो उसके साथ में मतलब लॉ बनाएंगे तो रूल्स तो बनाने पड़ेंगे लोगों के लिए, नहीं तो लोग उसको क्या करेंगे, मिसयूज करेंगे, करते भी थे. तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी लीगलाइज्ड इन 1971 बट विथ स्ट्रिक्ट रूल्स एंड सर्टेन ग्राउंड बेसिस. समय समय पर इसमें रिवीजन होता रहता है, तुम्हें भी करना चाहिए. समय समय पे ये रिवाइज होती रहती हैं और चीजें बेटा मॉडिफाई अपडेट होती रहती हैं. पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आप एमटीपी का डेटा देखो, वर्ल्ड वाइड
45 से 50 मिलियन एमटीपीज परफॉर्म की जाती है वर्ल्ड वाइड इन अ ईयर। बहुत पुराना एनसीईआरटी का डेटा है बट वही दिया हुआ है कि 45 से बेटा 50 मिलियन एमटीपीज आर परफॉर्म्ड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड इन 1 ईयर विच इज अप्रोक्सीमेटली 1/5 ऑफ द टोटल कंसीव प्रेगनेंसी। आप सोचिए, मतलब सोचिए 1/5 प्रेगनेंसीज जो लोगों ने कंसीव की, प्रेगनेंसीज हुई, मतलब जितने लोग प्रेग्नेंट हुए, 1/5 नहीं, जितने लोग प्रेग्नेंट हुए वर्ल्ड वाइड इन अ ईयर, उसका 1/5 अबॉर्शन हो गया। इसका ये मतलब है, जिससे कि पॉपुलेशन भी कम होती है। लेकिन क्या एमटीपी का गोल पॉपुलेशन को कम करना है? ऑफ कोर्स बेटा, अगर उतने बच्चे पैदा हो जाते तो आप सोचो पॉपुलेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ता। तो एक तरीके से पॉपुलेशन कंट्रोल हो रहा है, बट एमटीपी का टारगेट पॉपुलेशन को कंट्रोल करना नहीं था गाइस, किसी भी तरीके से। तो क्या मैम इसका टारगेट था? अभी बताती हूँ, पहले ये 2 पॉइंट्स लिख लेते हैं, वरना बहुत सारे एक साथ लिखना पड़ेगा, है ना। तो एमटीपी का मतलब क्या है मैम? दीज आर वॉलेंट्री और हम कह सकते हैं इंड्यूस्ड एबॉर्शंस, वॉलेंट्री और इंड्यूस्ड एबॉर्शंस, ठीक है। इसके बाद मैं पहले वही लिख रही हूं बेटा कि क्या लिखना था मुझे, वर्ल्ड वाइड वाला। वर्ल्ड वाइड बेटा 45 से 50 मिलियन, 45 से 50 मिलियन MTPs are performed all performed को are performed all across the world, अरे वर्ल्ड वाइड लिख दिया है तो ऑल अक्रॉस दी वर्ल्ड एक ही तो बात हो गई ना। वर्ल्ड वाइड का मतलब वर्ल्ड वाइड ही तो हुआ, क्या ही बताया मैंने बेटा, बोल दिया है तो मैं लिखूंगी ही वर्ल्ड, which is approximately बेटा 1/5 ऑफ टोटल कंसीव्ड प्रेगनेंसी। जितनी कंसीव हुई उसका 1/5 अबॉर्ट हो गया बेटा, 1/5 ऑफ द टोटल कंसीव्ड प्रेगनेंसीज। बेटा लाइक आई सेड, अभी आपको मैंने बताया कि क्या बेटा इससे क्या हो रहा था, कंट्रोल्ड पॉपुलेशन, but was not its goal, but wasn't the goal और एम, ये इसका टारगेट, ये इसका एम नहीं था। अब जैसे कि मैंने आपसे एक और कहा, इन इंडिया MTP was legalized। इसमें ये वाले डेटा से क्वेश्चन आ सकता है, ये वाले डेटा से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। MTP was legalized in 1971 with some strict रूल्स या लॉज कह लो। अब मैं आपको पहले इतना मैं आपको बता चुकी हूँ, अब मैं इसके आगे पहले आपको समझाती हूँ, लेकिन मैं सेंटर पे आके समझाऊंगी तो तब तक आप पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। कि रूल्स क्या है, ग्राउंड बेसिस क्या है, कि एमटीपी कब की जा सकती है, ठीक है ना। डन नाने डन कर लिए सारे बच्चों ने इतनी जल्दी, बताऊं फिर। तो ग्राउंड बेसिस क्या है कि एमटीपी या वॉलेंट्री अबॉर्शंस किस सिचुएशन में की जा सकती है। तो अबॉर्शंस बेटा करने के कुछ ग्राउंड बेसिस हैं। अच्छा, पहले तो यूजुअली मैंने बोला ना टाइम टू टाइम मॉडिफाई होता रहता है, तो हमें अभी जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ है 2017 के अकॉर्डिंग, 2017 का जो एमटीपी अमेंडमेंट लॉ है उसके अकॉर्डिंग बेटा एमटीपी के सिचुएशन में की जानी चाहिए। क्या रूल्स है, सेट ऑफ रूल्स हमें 2017 वाले के पढ़ने हैं। बट वैसे एमटीपी वॉलंटरी अबॉर्शंस
करने का जो क्राइटेरिया है कि क्यों, किसके लिए करना चाहिए बेटा, इफ रेप केसेस में प्रेगनेंसी हो गई। वैसे तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स का ऑप्शन था जो प्रेगनेंसी को रोक रही है, बट मान लो प्रेगनेंसी हो गई है, तो अगर उस सिचुएशन में रेप केसेस हो गए, या अगेन बेटा वहां पे जो हमने पढ़ा था अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया, या कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किया था, फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, या फिर बेटा द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो प्रेगनेंसी कंसीव हुई है वो कहीं ना कहीं बेटा जो मदर है उसकी जान को खतरा है, जान को लाइफ रिस्क नहीं है, तो मान लो अगर वो उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करती है, आगे बर्थ देती है, तो उसको बहुत सीरियस फिजिकल या मेंटल इंजरीज होने के चांसेस है। या तो बेटा जो बच्चा पैदा होगा उस बच्चे को कोई ना कोई फिजिकल मेंटल बेटा सफर वो कर सकता है, सीरियसली हैंडीकैप हो सकता है। ये बेटा सर्टेन मतलब ग्राउंड बेसिस है जिनको नजर रखते हुए एमटीपीज की जानी चाहिए। ये जो मैंने फिजिकल मेंटल इंजरी बोला, लाइफ रिस्क बोला, एक्चुअल में आप देखोगे एमटीपी एक्ट 2017। अब मेरी बात सुनिए, वैसे एमटीपीज वॉलंटरी अबॉर्शंस आर कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। क्या आप लोगों को ये बात ऑलरेडी मालूम है कि वॉलंटरी अबॉर्शंस पहले 12 वीक में ही क्यों यूजुअली सेफ मानी जा रही है, रिलेटिवली सेफ मानी जा रही है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, 12 वीक्स का मतलब है फर्स्ट ट्राइमेस्टर। सबको ध्यान आ रहा है? मैम ने कहा था कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड, बच्चा काफी डेवलप कर चुका होता है, तो अगर विद इन बेटा फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस कर दिए जाए तो दे आर रिलेटिवली सेफ। अब बेटा पहले ना 12 वीक्स तक का ही प्रोविजन था, लेकिन क्योंकि बहुत सारी ऐसी जेनेटिक या ऐसी कोई कंडीशन है जो हो सकता है बच्चे में है जो 12 वीक्स तक नहीं पता चल रही है, और ऐसी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना भी रिस्की है, तो उस सिचुएशन में भी कुछ लॉ में ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। तो बोला ठीक है यार, अप टू 12 वीक की प्रेगनेंसी होगी तो भी अबॉर्शंस कर सकते हैं। कंडीशंस वही है बेटा कि हो सकता है कि मम्मी की जान को खतरा है, फिजिकल मेंटल इंजरी हो सकती है, बच्चा सीरियसली हैंडीकैप हो सकता है, उसको मेंटल फिजिकल इंजरी हो सकती है, कंडीशंस वही है। पर बोला कि 12 वीक तक की प्रेगनेंसी है तो भी अबॉर्शंस कर सकते हैं, या प्रेगनेंसी हैज लास्टेड मोर देन 12 वीक्स बट लेस देन 24 वीक्स, ये प्रोविजन भी लेके आए। बस ये बोला कि यार अगर 12 वीक तक की प्रेगनेंसी है, अप टू 12 वीक्स की प्रेगनेंसी है, सो यू नीड बेटा द एडवाइजरी ऑफ ओनली वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। अगर एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का अप्रूवल मिल गया तो गुड टू गो। बट अगर बेटा 12 से 24 वीक तक की प्रेगनेंसी है तो 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मस्ट फॉर्म कॉमन ओपिनियन एंड देन ओनली अबॉर्शंस कैन बी डन। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट द ग्राउंड बेसिस फॉर बोथ इज सेम। ग्राउंड बेसिस दोनों के लिए बिल्कुल सेम है कि किया कब जाना चाहिए, बस खत्म। कुछ और एडिशनल चीजें आपको मैं इसके साथ साथ में बताती हूँ, ठीक है ना। सो लीगलाइज विद सम स्ट्रिक्ट रूल्स, और यहां पे भी मैं वो एक दो पॉइंट यहां पे लिख रही हूं कि डन इन केस ऑफ रेप। ऑफ कोर्स एमटीबी का टारगेट ये टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज, है ना, बट अपने मन से नहीं। इन केस ऑफ रेप, कैजुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स and then in case of rape, casual unprotected sex, failure of contraceptive एक्सेट्रा। और फिर मैं लिखूंगी एमटीपी एक्ट 2017, ऐसे नहीं, एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2017 अलाउड, नहीं अंग्रेजी बना रही हूँ, एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2017 अलाउड, ऐसे लिखते हैं, अलाउड एमटीपी with
सर्टेन ग्राउंड बेसिस, अब इसका फ्लो चार्ट बनाएंगे, सर्टेन ग्राउंड बेसिस, ठीक है, कि एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट या लॉ ऑफ 2017 इसके अनुसार एमटीपी अलाउ है, बट कुछ ग्राउंड बेसिस है। क्या ग्राउंड बेसिस है, इसका हम फ्लो चार्ट बनाएंगे, ठीक है। इसको आप यहां तक नोट कीजिए बेटा। नेक्स्ट पेज पे वी आर गोइंग टू मेक अ फ्लो चार्ट, ठीक है। thumbs up. डन। तो आपके पास अगर जगह है ना बेटा, तो आप तो इसी के आगे ऐसे करके कंटिन्यू करके लिखना। नॉर्मल पोर्ट्रेट में ही करना है, नॉर्मल पोर्ट्रेट में ही करना है, ठीक है। बस इसका ऐसे फ्लो चार्ट बना लेते हैं। तो दो चीजें हैं। इफ प्रेगनेंसी has lasted, if pregnancy has lasted up to 12 weeks, और यहां पे हम लिखेंगे if pregnancy is more than 12 weeks but less than 24, दोनों सिचुएशन में एमटीपी कर पा रहे हैं, बट जो मैंने ग्राउंड बेसिस बोला और जो मैंने कंडीशंस बोली वो दोनों के लिए अलग है। ग्राउंड बेसिस सेम है, वो वाली जो मेडिकल प्रैक्टिशनर की ओपिनियन चाहिए वो दोनों के लिए अलग है। तो हम कहेंगे, तो ओपिनियन ऑफ वन registered medical practitioner एंड यहां पे हम लिखेंगे टू registered medical practitioner must form common opinion in good faith, और यहां पे हम लिखेंगे बेटा, ऐसे एरो लगाना, एक सेकेंड, ग्राउंड बेसिस फॉर बोथ, ग्राउंड बेसिस फॉर बोथ। ग्राउंड बेसिस मतलब बेटा कि कंडीशंस ये है, ग्राउंड बेसिस फॉर बोथ, इसको हम पॉइंट वाइज ऐसे लिखते हैं। कंटिन्यूएशन ऑफ सच प्रेगनेंसी, continuation of such pregnancy, continuation of such pregnancy involves life risk to mother, life risk to mother, या फिर serious physical or mental injuries to mother as well as baby, or if child born
is expected to be seriously handicapped. ऐसी ग्राउंड बेसिस पर हम MTP परफॉर्म कर सकते हैं. बट अगर आपसे पूछा जाए MTPs आर रिलेटिवली सेफ, तो रिलेटिवली सेफ अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी. तो ये वाला पॉइंट भी हम लिखेंगे, नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे. बस MTP खत्म बेटा, आप इसे नोट कीजिए, फिर हम NCERT की रीडिंग करेंगे. इजी सी चीजें है ना, ये इजी सी चीज पढ़ने में है. मैंने आपको कल की क्लास में एक चीज समझाई थी बेटा कि लोग मतलब यूजुअली ये ओपिनियन रहता है, खासकर कि लाइक आई सेड, जिनको सेक्स एजुकेशन नहीं है या जिनको बेटा यूजुअली चीजों की नॉलेज नहीं है, सो दे थिंक कि अबॉर्शंस आर एक्चुअली वेरी इजी ऑप्शन ना, अबॉर्शन कर लेंगे, अबॉर्शन हो जाएगा, अबॉर्शन बड़ा इजी है. और आप देखोगे लोग बेटा बहुत सारे लोग इलीगली ये काम कर रहे होते हैं गाइस. बहुत सारे लोकल ऐसे आपको इलीगली अबॉर्शंस करते हुए दिखते हैं, विच इज अ वेरी 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 रिस्की. NCERT में भी ये वाली चीज दी हुई है. तो हमेशा अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन है तो वन मस्ट गो टू अ क्वालिफाइड डॉक्टर एंड अ गुड हॉस्पिटल, बिकॉज बहुत सारे लोग बेटा इसे इलीगली कर रहे हैं और उनको मतलब जान वान की कोई फर्क भी नहीं है, बिकॉज इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग टू डू. ठीक है ना, अबॉर्शंस करना. डन कर लिया है एवरीबॉडी? यस. एक नोट डाल के लिख लूं, ये MTPs आर रिलेटेड, अरे MTPs आर नोट्स, नोट. MTPs are considered to be relatively safe up to 12 weeks of pregnancy. Up to 12 weeks of pregnancy. ओके. चलिए जी, जल्दी से फटाफट से बेटा हाथ चलाइए. ये पॉइंट तो तुमने याद ही कर लिया होगा, तो याद कर लिया है तो अब मैं आगे बढ़ जाऊं. रिलेटिवली सेफ अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी. अब मैं NCERT की रीडिंग कराती हूँ. इट्स अ रिवीजन, तो रिवीजन को ध्यान से बेटा रिवाइज कीजिए मेरे साथ. देखिए, इंटेंशनल मतलब अपनी इच्छा से, वॉलंटरी भी अपनी इच्छा से, टर्मिनेशन मतलब एंड कर देना ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म, बच्चा पूरा डेवलप हो उससे पहले बेटा उसका अबॉर्शन कर देना, इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और इंड्यूस्ड अबॉर्शन. लेट अस राइट दिस वर्ड. इंड्यूस्ड अबॉर्शंस का मतलब होता है गाइस, अच्छा हमने लिखा है इंड्यूस्ड अबॉर्शंस ना, इंड्यूस मतलब किया हुआ है ना, इंड्यूस्ड अबॉर्शंस. Nearly 45 से 50 million MTPs are performed in a year all over the world, which accounts for 1/5 of the total conceived pregnancy in a year. In a year मैंने लिखा है ना, in a year. In a year भी तो लिखो, pregnancies in a year. मेरे को एकदम से रियलाइज होती है ना कि कुछ वर्ड तो छोटा नहीं है. इन अ ईयर, एक साल में बेटा सोचो 45 से 50 मिलियन MTP करी जा रही है वर्ल्ड वाइड, जो 1/5 प्रेगनेंसी जो कंसीव की गई है उसका 1/5 अबॉर्ट कर दिया. अब देखो क्या लिखा है, वेदर टू एक्सेप्ट और लीगलाइज MTP और नॉट, इट इज बीइंग डिबेटेड अमंग मेनी कंट्रीज ड्यू टू इमोशनल, एथिकल, रिलीजियस, सोशल इश्यूज इन्वॉल्व्ड इन इट. तो वेदर इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना, तो इस पे डिबेट का टॉपिक है. हर देश में ये है भी नहीं लीगलाइज. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज MTP इन बेटा 1971 विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशंस टू अवॉइड इट्स मिसयूज. फीमेल फीटिसाइड का केस बहुत ज्यादा दिखता था. पता चल गया कि सेक्स डिटर्मिनेशन कर लिया, फीमेल है, MTP करा दो. समझ रहे हो मिसयूज किस तरीके से होता था MTP का. Such restrictions are more important to check indiscriminate and illegal female feticide, which are reported to be very high in India. Very important point. So to beta stop to legally check illegal female feticide in India, there has to be very strict rules. But why MTP? क्यों करना है MTP? Obviously the answer is to get rid of unwanted pregnancies,
ऑफ कोर्स अनवेंटेड प्रेगनेंसीज से छुटकारा पाने के लिए ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज ड्यूरिंग क्वाइटिस और मे बी ड्यूरिंग द रेप केसेस. बट MTPs are also essential in certain cases where continuation of pregnancy could be harmful or even fatal either to the mother or the fetus or both. ये मैंने आपको बताया ना कि ऐसे केसेस में भी हम MTP कर रहे हैं जहां ऐसी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने पर बच्चे, माँ या दोनों की जान को खतरा हो सकता है. MTPs are relatively safe during the first trimester, that is up to 12 weeks of pregnancy. Second trimester abortions are much more riskier. One disturbing trend is observed that majority of MTPs are performed illegally by unqualified quacks, which are not only beta unsafe but could be fatal too. ये बहुत ज्यादा देखने को मिला, जो मैंने आपको बताया कि इलीगली की जाती है, अनक्वालिफाइड लोग बेटा कर रहे होते हैं और जानलेवा हो सकता है भाई ये. Another dangerous trend is the misuse of amniocentesis to determine the sex of the unborn child. Amniocentesis कर लिया, sex determination कर लिया, MTP कर लिया. Frequently the fetus, if it is found to be a female, it is followed by MTP, and this is totally against, this is totally what? Against what is legal, है ना? Such practices should be avoided because these are dangerous for both young mother and the fetus. Obviously, beta, effective counseling needs to be done to avoid unprotected coitus, and the risk factors involved in illegal abortions as well as providing more healthcare facilities could reverse the unhealthy trend. बोला कि लोगों को अगर इफेक्टिव काउंसलिंग की जाए, ये बताया जाए कि भैया अवॉइड अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, या फिर ये समझा दो कि भाई अगर ऐसे अबॉर्शंस किए तो वो आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता है, बेटर और बेटा हेल्थ केयर फैसिलिटीज अगर हम प्रोवाइड करें तो ऊपर की जो मेंशन की हुई चीजें हैं उसको रोका जा सकता है. अब जो मैंने बेटा वो एक्ट वाली चीज बताई वो यहाँ पे NCERT में लिखी हुई है, एक बारी ये देख लो. द मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट, द MTP Act 2017 was enacted by Government of India with the intention of reducing incidence of illegal abortion, consequent maternal mortality and morbidity. According to this act, a pregnancy may be terminated on certain ground basis. तो ये जो किया गया, लॉ बनाया गया ताकि इलीगल अबॉर्शंस और बेटा मैटरनल मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी को रोका जा सके. इस एक्ट के अकॉर्डिंग प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है ऑन सर्टेन ग्राउंड बेसिस within first 12 weeks of pregnancy on opinion of one registered medical practitioner, but more than 12 weeks, fewer than 24 weeks, two registered medical practitioner must form common opinion in good faith. And ground basis दोनों के लिए वही है जो मैंने आपको बताया बेटा, exactly same to same. Continuation of such pregnancy involve a risk of life to the pregnant woman, या फिर उसको physical mental health injury हो सकती है, या फिर सब्सटैंशियल रिस्क है कि चाइल्ड अगर पैदा हुआ इट वुड सफर फ्रॉम सच फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मैलिटी, और बेटा इट वुड बी सीरियसली हैंडीकैप्ड. दैट्स इट. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द सेकंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज STD या STI या वेनेरियल डिजीजेस. बहुत सारे, या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बहुत सारे नाम है. देखो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस बोल लो, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोल लो, वेनेरियल डिजीजेस बोल लो, इन एक ही बात है, सेम नाम है, सेम मतलब है. हेडिंग डालते हैं, और नाम ही इसका बेटा बता रहे ये कैसे स्प्रेड होता है. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड infections, sexually transmitted infections, या तो बोल लो venereal diseases, VD, या तो बोल लो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन. रिप्रोडक्टिव हेडिंग इतनी बड़ी हो गई भाई, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, RTIs. है राम.
sexually transmitted infections, venereal diseases, reproductive tract infections, एक ही बात है। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ऐसी कोई भी बेटा ऑफ कोर्स इन्फेक्शंस जो किसी बैक्टीरिया से भी हो सकती है, किसी वायरस से भी हो सकती है, किसी प्रोटोजोआ से भी हो सकती है, क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ बैक्टीरियली ट्रांसमिटेड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है, कुछ बेटा प्रोटोजोअल दी हुई है, एक ही दिया हुआ है प्रोटोजोअल, और कुछ बेटा वायरल। लेकिन ऐसी बीमारियां, ऐसे इन्फेक्शंस जो सेक्सुअल इंटरकोर्स से बेटा फैलती है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द इन्फेक्टेड पर्सन, इसके थ्रू जो बीमारियां बेटा स्प्रेड हो रही है फ्रॉम इन्फेक्टेड टू हेल्दी पर्सन, दैट इज कॉल्ड एज बेटा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। कुछ बीमारियां इनमें से बहुत खतरनाक है। आप देखोगे द एज ग्रुप दैट इज मोर प्रोन टू बेटा एसटीआईज आर अराउंड 15 to 24। जहां जो बेटा बोलते हैं ना, ये ऐसा एज ग्रुप है जहां बहुत ज्यादा समझदार लोग हैं, मतलब ऐसा वो समझते हैं कि दे नो एवरीथिंग काइंड ऑफ। सबसे ज्यादा मतलब कि गलती करने के चांसेस जो हैं इसी एज ग्रुप में। सो हाईएस्ट चांसेस ऑफ हैविंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यूजुअली सीन इन दिस एज ग्रुप। ठीक है, कुछ बीमारियां इसमें से ऐसी है जैसे कि हेपेटाइटिस बी मैं आपको बताऊंगी, विच इज कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस बी वायरस, जो मैं आपको बताऊंगी एड्स विच इज कॉज्ड बाय HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये केवल और केवल बेटा सेक्सुअल इंटरकोर्स, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द इन्फेक्टेड पर्सन से ही नहीं फैलते हैं। अगर इन्फेक्टेड मदर है तो इन्फेक्टेड मदर से बेबी को हो जाएगा। अगर कोई इन्फेक्टेड सिरिंज नीडल्स, मैं आपको जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस पढ़ाऊंगी, ड्रग अब्यूज जो इंट्रावीनस इंजेक्शंस लेते हैं, है ना, 7 भाई मिलके, मतलब मैं तो ऐसी रैंडम बता रही हूँ, 7 भाई 7 बहनें व्हाटएवर, ठीक है, तो इंट्रावीनस जो ड्रग अब्यूज करते हैं ना बेटा, उनमें तो बहुत ज्यादा चांसेस देखने को मिलता है। तो इन्फेक्टेड नीडल्स, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड बेटा इन्फेक्टेड मदर से बेबी को हेपेटाइटिस बी और HIV अदर देन सेक्सुअल इंटरकोर्स इसके थ्रू भी हो सकता है। जब आप बेटा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के ना सिम्टम्स अभी समझेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि इसके जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं ना, वो समझ ही नहीं आते कि वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के सिम्टम्स है। बहुत माइनर होते हैं एंड ऑलमोस्ट अनडिटेक्टेबल होते हैं। कई फीमेल्स तो एसिम्टोमेटिक भी होती है, सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, और जिस वजह से बहुत ज्यादा जब कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं तब समझ में आता है कि अच्छा कुछ दुख दर्द समस्या है। तो कुछ बेटा अर्ली सिम्टम्स हम पढ़ेंगे, कुछ लेटर सिम्टम्स हम पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, प्लस कुछ बीमारियों के मैं नाम आपको बताऊंगी। इसमें एनसीईआरटी ने वैसे किसी भी डिजीज का कॉजेटिव एजेंट नहीं दिया हुआ एक्सेप्ट ऑफ फ्यू। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में मैं कुछ HIV को हमें डिटेल में पढ़ना है बेटा, एड्स को हमें डिटेल में पढ़ना है ना, बट हमने क्या किया है, कुछ बेटा बीमारियों के नाम और उसके कॉजेटिव एजेंट बेटा उसके पास में लिखे हुए। मैं डीजी का ही स्क्रीनशॉट लेके आ गई हूँ, थोड़ा हमारा टाइम भी सेव हो जाएगा कि नेम ऑफ द डिजीज एंड द कॉजेटिव एजेंट, और ना आपको अधिकतर के नाम से समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये कॉजेटिव एजेंट है। गोनोरिया, निसेरिया गोनोरी, तो गोनोरी नाम से ही समझ में आ रही है गोनोरिया का है, समझ में आ रही है बेटा बात। तो आप वो थोड़ा सा अतिरिक्त ज्ञान है बट आप याद रख लीजिए, ठीक है। तो करते हैं बेटा फटाफट से, पहले इसके बारे में कुछ लिखते हैं। तो इन्फेक्शंस that are transmitted from the infected to a healthy individual due to unprotected sexual intercourse। ठीक है, और ये वाला पॉइंट बेटा आपको मैं बता दूं, जो PYQs करोगे इससे भी लगातार क्वेश्चंस आए हैं। जितना इजी टॉपिक लग रहा है ना, इजी क्वेश्चंस आए हैं बट आए हैं, और एक दो बार तो रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं, जो मैं अभी बताऊंगी कि इन सारी बीमारियों में से ना देखो STDs
का बेस्ट है कि भैया प्रिवेंट कर लो, प्रिवेंशन इज द बेस्ट थिंग, क्योंकि इनमें से कुछ बीमारियां होती हैं जो क्योरेबल नहीं है, कुछ बीमारियां हैं जो अर्ली स्टेजेस पे अगर पता चल जाए तो इट कैन बी ट्रीटेड, बट कुछ है जिनका क्योर नहीं है। तो ये 2 बार लगातार क्वेश्चन आए कि इनमें से कौन सी क्योरेबल नहीं है, लगातार सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। अमंग द STIs, very important, AIDS and hepatitis B. Hepatitis B also spread beta from infected mother to the fetus, तो fetus तो हाई रिस्क पे हो गया, from infected blood transfusions या फिर infected needles, ठीक है। देन एक छोटू सा पॉइंट, एज ग्रुप मोस्ट प्रोन, एज ग्रुप मोस्ट प्रोन टू सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या इन्फेक्शन आर बेटा 15 से 24 साल, ठीक है। पहले कुछ बीमारियों के नाम लिख लेते हैं, उसके कॉजेटिव एजेंट लिख लेते हैं, और मैं आपको बता देती हूं, आपको ना याद रखने का तरीका भी बहुत इजी सा है कि 3 है, HIV, एड्स, जेनाइटल हर्पीस एंड हेपेटाइटिस बी, ये 3 है बेटा जो कंप्लीटली क्योरेबल नहीं होते हैं, बाकी सब क्योरेबल होते हैं अगर अर्ली स्टेज में बेटा डायग्नोस कर लिया जाए, और बहुत आसान है इस चीज को याद रखना। पहले यहां तक डन डना डन डन कर लो, पहले यहां तक डन डना डन डन कर लीजिए, कर लिया है सारे बच्चों ने, वेरी नाइस वेरी नाइस। वैसे तो मेडिजी है जिसके पास उसके पास होगी, लेकिन आप लिखो इसको, फिर भी लिखो। तो ये छोटी सी एक टेबल है, मैंने मेडिजी में भी इस अतिरिक्त ज्ञान लिखा हुआ है, इसे आप एज इट इज नोट कर लो बेटा। दीज आर द नेम ऑफ अ फ्यू बेटा डिजीजेस विद देयर कॉजेटिव एजेंट। और अभी आप इसको देख के भी समझ सकते हो कि आधों के तो नाम से ही समझ में आ रहा है। देखो कुछ बैक्टीरियल है, इसे नोट करो बेटा जब तक मैं आपको समझा रही हूँ, और मैं ना इस पेन से समझाती हूँ यार। आई थिंक ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ा ही देनी चाहिए रेदर देन कम, है ना। आई थिंक दिस इज बेटर। अब आप इसको नोट करो, देखो कुछ बैक्टीरियली ट्रांसमिटेड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, कुछ वायरल एंड कुछ एक ही है प्रोटोजोआ ट्राइकोमोनियासिस। तो क्लेमाइडियासिस के नाम से तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, ये क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस अगर तुम्हें दिया जाए तो मैम ये समझ में तो आ जाएगा ना, क्लेमाइडिया दिया हुआ है तो क्लेमाइडियासिस, और तुम्हें तो एमसीक्यू ही ज्यादातर मार्क करने के लिए दिया जाता है। गोनोरिया, हाँ बैक्टीरियल है, वायरल है या प्रोटोजोअल है, ये याद रखना है। तो क्लेमाइडियासिस, गोनोरिया एंड साइफिलिस, दीज आर बैक्टीरियल। गोनोरिया भी नाम से देखो समझ में आ रहा है, निसेरिया गोनोरी, है ना। फिर आया बेटा साइफिलिस, साइफिलिस कॉज्ड बाय ट्रिपोनीमा पैलिडम। जेनाइटल हर्पीज, हर्पीज के नाम में हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, HSV भी बोलते हैं इसे, HSV। जेनाइटल वॉट इज कॉज्ड बाय बेटा HPV, यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। एड्स के बारे में तो हमें डिटेल में पढ़ना है, HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये तो हमें ऑलरेडी मालूम है। हेपेटाइटिस बी का देखो कितना इजी है, हेपेटाइटिस बी जो होती है वो हेपेटाइटिस बी वायरस से होती है, HBV। Isn't it easy? एक दो हैं जिनके नाम थोड़े से अलग है, अदरवाइज मोस्टली यू कैन जस्ट सिंपली रिकॉग्नाइज
जेनाइटल वॉट कॉज्ड बाय बेटा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV. Genital herpes is caused by herpes simplex virus HSV. AIDS is caused by HIV, human immunodeficiency virus. And hepatitis B, it is caused by hepatitis B virus. ट्राइकोमोनियासिस के नाम से भी समझ में आ रहा है, ट्राइकोमोनास वेजिनाइलिस. मोस्ट ऑफ द नेम्स आर एज इट इज उनके डिजीज के नाम से मिलता जुलता है. इट्स वेरी इजी एंड फॉर यू, वैसे एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है पर आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो. बट येस रिमेंबर कि आपने जैसे गुनोरिया बोला, आपने साइफिलिस बोला, आपने क्लेमाइडियासिस बोला, ये आपके बैक्टीरियल है. आपने जेनाइटल हर्पीज बोला, जेनाइटल वॉट बोला, एड्स बोला एंड हेपेटाइटिस बी बोला, ये आपके वायरल है. और प्रोटोजोअल में ट्राइकोमोनियासिस. ऐसे डंडन कर लो. अब हमें सिम्टम्स लिखने हैं. अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं और लेटर स्टेज पे क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं. ठीक है, जस्ट टेक 2 minutes टाइम, आई एम गिविंग यू, नोट इट डाउन. देखो कुछ बच्चे मुझे लगता है वैसे भी ऐसे भी वो दे देते हैं थम्स अप. कुछ बच्चे नोट कर रहे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे ही थम्स अप दे देते हैं. हो गया मैम, आगे बढ़ते हैं. इसीलिए मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा टाइम देना चाहती हूँ कि जो नोट कर रहे हैं उनको थोड़ा सा नोट करने का टाइम मिल जाए. अगर आपने नोट कर लिया है तो कोई बात नहीं, आप एक बार और रिवाइज कर लो. बेटा अब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, बायोटेक्नोलॉजी दोनों चैप्टर और एवोल्यूशन, बस इतना ही बचा है. ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस तो तुम आई थिंक बहुत सारे लोगों ने वन शॉट भी देखा होगा यूट्यूब पे जो गया है ना. डन हो गया, अब सारे बच्चों का डन हो गया है. चलो तो अब हम लिखते हैं बेटा सिम्टम्स के बारे में कुछ पॉइंट्स. ऐसे ही लिख लेते हैं, ऐसे डालो सिम्टम्स. अर्ली सिम्टम्स are minor and undetectable and usually then leads to serious complications later. Serious complications later. Females may often remain asymptomatic. एक टेबल बना लेते हैं और उसी में अर्ली सिम्टम्स एंड लेटर बेटा कॉम्प्लिकेशंस को पढ़ते हैं. नॉर्मल बेटा आधे पेज से आई थिंक कम स्पेस में ही हो जाना चाहिए. पोर्ट्रेट में ही लिख सकते हो. ठीक है, तो यहां लिखेंगे अर्ली सिम्टम्स और तुम्हें खुद ही समझ में आएगा बेटा. देखो अर्ली सिम्टम्स कुछ ऐसे हैं जो ऐसे लगेगा बड़े जनरल से सिम्टम्स है यार, तो लोग यूजुअली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये एसटीडी है ना. लेटर कॉम्प्लिकेशंस, जैसे कि आप देखो बहुत सारी ना ऐसे इन्फ्लेमेशन वाली चीजें दिखती है. गोनाड्स में स्वेलिंग हो गई है ना, जो गोनाड्स हैं टेस्टिस है, गोनाड्स में स्वेलिंग हो गई या रेडनेस हो गई या इचिंग हो रही है, जेनाइटल्स में इचिंग हो रही है या फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है
या पेन हो रहा है, तो दीज आर वेरी लाइक माइनर, है ना। ऐसा लग रहा है कि कुछ जनरल कुछ हो सकता है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया या कुछ ऐसा हो गया हो, तो इसलिए माइनर होती है तो लोग यूजुअली इसे इग्नोर कर देते हैं। इनिशियल सिम्टम्स लाइक redness in the gonads, swelling in the gonads, pain in the beta genital organs, fluid discharge हो रहा है, these are all, itching हो रही है, these are all initial symptoms. later complications बेटा जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? PID, pelvic inflammatory diseases, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी, पेल्विक एरिया में इन्फ्लेमेशन होना, इन्फ्लेमेशन मतलब वही लेकिन पर्टिकुलरली ऑर्गन्स में, यूट्रस में इन्फ्लेमेशन हो गया, फैलोपियन ट्यूब में इन्फ्लेमेशन हो गया, सो दिस इज PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस। फीमेल्स में खास करके सीवियरली ये दिखता है ऐसा कि अबॉर्शंस के केसेस, अबॉर्शंस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। कोई ऐसी फीमेल है जिसमें बहुत ज्यादा अबॉर्शंस के केसेस दिख रहे हैं, या प्रेगनेंसी हो गई, जो बच्चा पैदा हुआ वो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, मतलब स्टिल बर्थ के बहुत ज्यादा केसेस दिखते हैं, या एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बहुत ज्यादा केसेस दिखते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब अगर इम्प्लांटेशन अगर एंडोमेट्रियम को छोड़ के कहीं और हो रही है। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कैंसर के भी चांसेस हो सकते हैं, इनफर्टिलिटी की भी चांसेस हो सकती हैं in case of male and female both. These are all beta later stage complications of sexually transmitted infections. ठीक है ना। तो हम बस छोटी छोटी से पॉइंट से, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है। इचिंग इन द genitals, swelling and redness in gonads, fluid discharge, ठीक है, पेन इन गोनाड्स और जेनाइटल्स हम कह सकते हैं, और लेटर कॉम्प्लिकेशंस में PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी। और बेटा डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, जितना आपको लग रहा है वैसे बहुत इजी टॉपिक है, बट पॉइंट्स याद रखना भी एक टास्क है। तो सीधे क्वेश्चंस आते हैं लेटर कॉम्प्लिकेशंस में, इनमें से कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस दिख रहे हैं, ठीक है ना। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, जैसे कि मैंने कहा इन्फ्लेमेशन इन, अरे भाई ये एक तो पता नहीं कौन सा कलर है भाई, ये वाला कलर आता है ना, बहुत गंदा कलर है। इन्फ्लेमेशन इन यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब एक्सेट्रा, ठीक है। फिर मैंने और क्या क्या बताया बेटा, इनफर्टिलिटी का केस हो सकता है, इनफर्टिलिटी का केस हो सकता है, एबॉर्शन ज्यादा दिख सकते हैं, समझ नहीं आ रहा एबॉर्शंस क्यों हो रहे हैं इतने, तो दिस कुड बी अ रीजन। स्टिल बर्थ, स्टिल मतलब रुक, तभी बोला ना, बॉर्न डेड, चाइल्ड बॉर्न डेड, हेलो। ये सारे केसेस बेटा आपको लेटर स्टेज कॉम्प्लिकेशंस में दिख सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए एक बारी, ठीक है। अच्छा, रेयर केसेस में वैसे तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कैंसर भी हो सकता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट कैंसर, ये भी कॉम्प्लिकेशंस दिख सकती है। डन कर लोगे तो बेटा एक थम्स अप दे देना, ठीक है ना। आए थे, कोई आए थे, हेलो कर रही थी मैं, हेलो तो करना चाहिए ना बेटा, कोई आए क्लास में। डन डनाडन डन कर लो, किसी को कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं, डन डनाडन डन। बस एक छोटी सी चीज इससे रिलेटेड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है प्रिवेंशन और क्योर क्या है। तो देखो यार,
ऐसी बीमारियां अगर प्रिवेंट हो जाए, प्रिवेंशन के क्या तरीके हैं गाइस? जिससे फैल रहा है भाई उसको रोको। किससे फैल रहा है? अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, अवॉइड मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, अवॉइड दिस ड्रग अब्यूज, ठीक है? सो ड्रग अब्यूज मत करो, ड्रग करना ही नहीं चाहिए गाइस वैसे, ठीक है? सो अवॉइड ड्रग। मैं ड्रग्स का टॉपिक पढ़ाऊंगी ना जब तुम्हें, तो तुम्हें रियलाइज होगा कि यूजुअली ना लोग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी करते हैं, क्यूरियोसिटी से चालू होता है कि चलो लेट्स ट्राई, बट देन बाद में इट बिकम्स अ हैबिट, एंड वहां पे मैं पढ़ाऊंगी उसको फिर बेटा रोक पाना बड़ा मुश्किल होता है। सो ट्रायल के चक्कर में यू नो एनीवे, तो प्रिवेंशन इज द बेस्ट थिंग। अगर प्रिवेंट कर सको तो सबसे बढ़िया है। तुम ये वाला साइड का लिख रहे हो तो मैं इस साइड हो जाती हूँ, ठीक है ना? तो प्रिवेंशन कर लो तो सबसे बढ़िया है। अवॉइड मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, अवॉइड अननोन सेक्सुअल पार्टनर। जो चीज बेटा वैसे इस मतलब जैसे बच्चे से माँ को हो गया तो उसको तो अब क्या ही प्रिवेंट किया जा सकता है, बिकॉज प्रिवेंशन इज द बेस्ट अमंग ऑल द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो तुमने पढ़ा। अब याद कैसे रखना है कि कौन कौन से क्योरेबल नहीं है। जो भी देखो, HIV एड्स, वैसे तो एड्स बोलते हैं बट मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, HIV एड्स में H आ रहा है, जेनाइटल हर्पीज में H आ रहा है, और हेपेटाइटिस बी में H आ रहा है। तो ये तीनों क्या है बेटा? नॉट कंप्लीटली क्योरेबल। ये 2 बार क्वेश्चन आया है, सेम क्वेश्चन आया है 2 बार। HIV एड्स इसलिए बोल रही हूँ H आ रहा है क्योंकि ना जेनाइटल हर्पीज और जेनाइटल वॉट में अक्सर बच्चे गलत करते हैं। बस ये लास्ट पॉइंट है, फिर हम एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे गाइस, ठीक है? तो एक नोट डाल के लिखते हैं, एक नोट डाल के लिखते हैं, अमंग दी STIs वेरी इंपॉर्टेंट जेनाइटल हर्पीज, हर्पीज में ई आ रहा है, हर्पीज में ई आ रहा है। HIV एड्स में इसीलिए लिख रही हूं ताकि तुम्हें ये बता सकूं ये H आया, एंड हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी इसमें H आया, आर नॉट कंप्लीटली curable. Rest all if detected early are curable. एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में बेटा बहुत जनरल ज्ञान है। कंट्रोल, प्रिवेंशन ऐसे लिख लो, प्रिवेंशन एंड अवॉइड अननोन और मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स। कुछ बेटा कॉन्ट्रासेप्टिव्स थी ना जो STD को भी रोकती है, जैसे कॉन्डोम्स, यूज ऑफ कॉन्डोम्स एक्सेट्रा, ठीक है? एवरीबॉडी बेटा फॉर वन नॉट लास्ट टाइम बट लेट्स रीड एनसीईआरटी गाइस। यस एवरीबॉडी, आई होप हमने आज जो बहुत ही बेहतरीन, ये स्लाइड कैसे ऐसे खाली हो गया है, जो चीजें हमने पढ़ी बेटा आप लोगों को मजेदार लगी होंगी, ठीक है? पहले एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं, अभी समय बचा है गाइस, समय अभी बचा है, समय का पूरा सदुपयोग करेंगे, ठीक है? चलो डन डन आडन डन कर लिया, डन डन आडन डन, बहुत ही बढ़िया गाइस, बहुत ही घड़िया, बहुत ही बढ़िया को मैं बहुत ही घड़िया बोल रही थी, नए नए शब्दों का मैम डिस्कवरी कर रही हैं, यू नो, ठीक है? देखिए, infections or diseases which are transmitted through sexual intercourse are collectively called as sexually transmitted infections or venereal diseases or reproductive tract infections. Gonorrhea, syphilis, herpes, chlamydiasis, warts, trichomoniasis, hepatitis B, and of course the most discussed infection in recent years, HIV leading to AIDS, are some of the common sexually transmitted infections. Among these, HIV is the most dangerous, discussed in detail in chapter 7, Human Health and Diseases. Some of these infections like beta hepatitis B and HIV are also transmitted by sharing of injections needle.
सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, वैसे तो बेटा देखो हॉस्पिटल्स में भी इसीलिए डिस्पोजेबल नीडल्स बोला है कि भैया अब तो बहुत टाइम हो गया, बट डिस्पोजेबल नीडल्स की डिस्पोजेबल नीडल्स ही यूज करो, है ना, एक्सेट्रा। विद द इन्फेक्टेड पर्सन, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू द बेबी एज वेल। Except for beta hepatitis B, genital herpes, HIV, other diseases are completely curable if detected early and if they are beta treated properly. ठीक है, early symptoms of most of these diseases are minor and include like itching, fluid discharge, slight pain, swelling, etc. in the genital region. Infected females may often be asymptomatic and hence may remain undetected for very long. क्योंकि usually females में symptoms नहीं आते हैं और इसलिए बहुत लंबे दौरान के लिए वो undiagnosed रह जाती हैं. Absence or less significant symptoms in the early stages of infection and social stigma attached to STI deter the infected person from going timely for detection and proper treatment. ये तो वैसे मैं एड्स में भी बताऊंगी. और बताना क्या है बेटा, सोशल स्टिग्मा, लोगों का तो भाई दुनिया इतनी बर्बाद है ना, मैं क्या बताऊं, लोग खत्म है भाई, बर्बाद है, अपने दुख से दुख नहीं है. मेरे को इस टॉपिक पे अगर बोलने का मौका मिले तो पूरी भाषण दे सकती हूँ मैं भाई. आई एम जस्ट सो डन विद सम पीपल ऑफ यू नो, ऑफ कोर्स माई कंट्री ही बोल सकती हूँ क्योंकि मैं अपने देश के लोगों की अभी बात कर सकती हूँ ना. तो सम अब क्या ही बताएं, ये जो लिखा हुआ है ना बेटा एक्चुअल में ऐसा है. आप कोविड का टाइम याद करो भाई, ठीक है खतरनाक था जो भी है, लेकिन भाई अगर किसी को पता चल जाता था किसी को कोविड है ना, तो ऐसा भाई कोविड ऐसा डिस्कार्ड, आपको डिस्कार्ड कर देंगे. आप सोच के देखिए. तो लोग अभी एड्स के बारे में भी जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आप देखेंगे लोग बताने से कतराते हैं. आपको और हमें लग रहा है अभी पढ़ाते वक्त में दैट इज वेरी इजी, दैट हाँ बता देना चाहिए. ये जो सोशल स्टिग्मा एसोसिएटेड है एसटीडीज के लिए, इसी वजह से लोग बताते नहीं है और फिर वो बेटा वो जाते नहीं है टाइमली. लेकिन आप सोच के देखिए बेटा, लोग तो खत्म है भाई, खत्म. मतलब अगर किसी को, मैंने आज सीन मेरे मतलब गांव में जब मैं बहुत छोटी थी ना, तो आज सीन किसी को कैंसर हुआ तो उनको ये नहीं पता है कि भैया कैंसर जो है वो इन्फेक्शियस नहीं है. उस बंदे को डिस्कार्ड कर दिया है, उसको ऑलरेडी इतनी बेटा एक सीरियस बीमारी है और आपने उसको बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया. ठीक है ना. पीपल आर जस्ट नॉट हैप्पी, पीपल आर जस्ट, ये तो चलो बीमारी की बात करी मैंने, बट इन जनरल ऑल्सो यार मौका मिलना चाहिए बस लोगों को. किसी को नीचा करने के लिए बड़ा मजा आता है लोगों को, दूसरों को ना नीचे करने में, गंदा बोलने में, नीचा दिखाने में. दे आर जस्ट सो हैप्पी डूइंग इट, क्योंकि वो अपने लाइफ में खुश नहीं होते बेटा, ये फैक्ट है. जो व्यक्ति अपने जीवन में बिल्कुल खुश नहीं है ना, वो हर वक्त ऐसे चिड़ा चिड़ा, तो लगता है कि कुछ तो ऐसा कर दूं मैं, कुछ तो ऐसा मैं कर दूं आज कि किसी का मूड खराब कर दूं. चलिए आइए वापस आइए यहाँ, कि क्योंकि इतना सोशल स्टिग्मा एसोसिएटेड है कि भैया अगर किसी को पता चल गया तो मैं समाज में रहने लायक नहीं रहूंगा. लोगों को लगता है एड्स छूने से फैल जाता है, साथ खाना खाने से फैल जाता है, तो डिस्कार्ड कर देते हैं ऐसे लोगों को. लोग इसलिए बेटा ऑफ कोर्स टाइमली जाते नहीं है, ट्रीटमेंट्स नहीं लेते हैं. This could lead to beta of course serious complications बाद में, includes pelvic inflammatory diseases, abortion, stillbirth, ectopic pregnancy. ectopic pregnancy वाला पॉइंट लिखा है मैंने, बोला तो था, ये मुझे मालूम है ना, बोला था मैंने, पर मुझे याद भी आ गया कि लिखा नहीं है. बोला तो मैंने था. ectopic pregnancy सीरियस कॉम्प्लिकेशंस में आ सकती है. ectopic pregnancy का केस दिख सकता है मैम, है ना. और STIs आर मेजर थ्रेट टू हेल्दी सोसाइटी. ऑब्वियसली एक बड़ा थ्रेट है. प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन एंड क्योर आर गिवन प्राइम कंसिडरेशन अंडर रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम्स. रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम्स में इसको प्रिवेंट किया जाना या इसकी अर्ली डिटेक्शन या इसके क्योर को एक बहुत प्राइम कंसिडरेशन दी गई है कि ऐसा किया जा सके. दो ऑल पर्सन्स आर वल्नरेबल टू दीज इन्फेक्शंस, रिपोर्टेड टू बी वेरी हाई अमंग बेटा 10 एज ग्रुप. सबसे ज्यादा इसमें होता है, ऐसा नहीं कि बाकी एज ग्रुप पे हो नहीं सकता है, सब में हो सकता है, बट प्रोन मैक्सिमम. ठीक है ना. टू विच यू ऑल्सो बिलोंग. देर इज नो रीजन टू पैनिक बिकॉज प्रिवेंशन इज पॉसिबल. वन कुड बी फ्री ऑफ दीज इन्फेक्शंस बाय फॉलोइंग सिंपल procedures like avoid sexual intercourse with unknown partners or multiple partners, use condom during the beta coitus, and of course in case of doubt one should go to a qualified doctor for early detection to get complete treatment if they are diagnosed with this problem. तो एक qualified doctor के पास जाओ और बेटा proper treatment लो. समझ में आ गई बात. तो अभी मेरे पास कुछ questions हैं, हम कर तो सकते हैं, करेंगे. ठीक है, तो क्वेश्चंस ही कर लेते हैं. कल की क्लास में इनफर्टिलिटी कर लेंगे, ठीक है ना, ऐसा ही कर लेते हैं. चलिए, है ना. एक सेकंड रुको, एक सेकंड, पहले ब्राइटनेस बढ़ा देती हूँ.
और चैट्स ऑन कर देती हूँ और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। आप बताइए, आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया बेटा? यस, बी अ नाइस पर्सन यार। जिंदगी में क्यों बेटा ऐसे ऐसे, लेकिन कोई फायदा नहीं है बेटा, बोलने का कोई फायदा नहीं है, मतलब सच में कोई फायदा नहीं है। और मेरे को पता है लोग इन बातों पे हंसते हैं, करते हैं, और मतलब अभी वैल्यू नहीं कर पाओगे ना। एक्चुअली जब आप उस पेडिस्टल बोलते हैं ना कि वेयर माई शूज एंड देन यू विल अंडरस्टैंड, इट्स एक्चुअली लाइक दैट। until and unless something has happened with you or to your family, to someone who is very close to you, तब तक आपको वो चीज की सीरियसनेस कभी समझ नहीं आ सकती। लाइक मैं कभी कभी कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, अरे स्विमिंग पूल करा रही हूँ नालायकों। तो आई सी सम पीपल इफ दे टेल यू इग्नोर ऑल द टाइम, इग्नोर कर दो। तो समटाइम्स आई फील एक बार तेरे साथ एक बार कोई ऐसी चीज होगी ना, तो तेरे को एक्चुअल में उस चीज की सीरियसनेस समझ में आएगी कि हाउ डीपली इट कैन एक्चुअली अफेक्ट यू, है ना। तो दैट्स द पॉइंट। अंटिल इट हैपेंस विद यू और योर क्लोज्ड वन नेवर रियली अंडरस्टैंड्स उस चीज की कितनी सीरियसनेस है, क्या डेप्थ है। दैट्स तो इसीलिए हमेशा ये सोचा करो कि अगर आप उस जगह पे होते, या आपकी बहन या आपकी माँ या आपका भाई, कोई भी बेटा, है ना, और उस चीज को जब आप सोचोगे देन यू माइट जस्ट अंडरस्टैंड, थोड़ा सा क्लोज शायद आप जा पाओ, है ना। बट सुधरने वाले बेटा नहीं सुधरते हैं गाइस, सुधरने वाले तो सुधरते हैं, नहीं सुधरने वाले नहीं सुधरते। दैट्स द पॉइंट, है ना। वो इंसान का नेचर है, प्रवृत्ति है ऐसी कि सम पीपल आर जस्ट, एंड क्योंकि हमारा दिमाग इतना बेटा इन चीजों में रहता है ना कुछ लोगों का, वो इसीलिए आपको हर कोई लाइफ में उतना ग्रो क्यों नहीं करता है बेटा, क्योंकि सब अपने जीवन में अलग अलग चीजों को इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं, अलग अलग तरीके से बेटा लाइफ को जी रहे होते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं, है ना। तरीका अलग है तो बेटा उनका जो डेस्टिनेशन है वो भी अलग हो जाता है। पूल करा दिया, करो ना यार, करो, पूल में डुबकी लगा दो गाइस एकदम। Sterilization is an ideal contraceptive for females who wants to delay pregnancy. No, it is a terminal method of contraception, not for a female जो pregnancy को delay करना चाहती है। अगर आप नहीं चाहते हैं terminal method, then बेटा तो statement 1 तो incorrect है, वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। कॉन्डोम्स आर मेड ऑफ थिन रबर और लैटेक्स शीट दैट इज यूज्ड टू कवर द पीनस। यस, ऐसा है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट बेटा, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्या बात है बेटा, क्या बात है। 21% बच्चों को तो भैया शाहरुख खान, what is this behavior शाहरुख खान, all the time you are sitting in my class, don't you have some movies, जाके काम वाम कीजिए, मूवीज बनाइए हमारी क्लास में, ठीक है। चलिए, एनीवे दिस इज द लीडर बोर्ड। करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी करेंगे पूल, ओके। 45 सेकेंड्स टाइम दे देती हूँ, चलो। चलो इनकरेक्ट पूछा है क्वेश्चन में, इनकरेक्ट पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है। Which of the following statements are incorrect? MTP is allowed in case of intentional female feticide. This is false. आपसे इनकरेक्ट पूछा हुआ है तो 1 आपका आंसर होगा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, ठीक है। उल्टा कर दिया, इनकरेक्ट नहीं पढ़ा तुम लोगों ने, हाँ गुड बेटा, वेरी गुड। MTP is to get rid of unwanted or unsafe pregnancy. This is true, तो 2 हमारा आंसर नहीं है, तो आंसर हो गया ऑप्शन 4, ठीक है। ब्लंडर ओपी, देखते हैं कितने लोगों ने पहन ली है टोपी। चलिए गाइस,
शो रिजल्ट। चलिए फिर भी बेटर है, 49% ने फिर भी सही आंसर दिया, तो अच्छी बात है। चलिए ये हमारा बेटा लीडर बोर्ड है, ठीक है, डन 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 डन। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं बेटा 3, कमेंट सेक्शन में आंसर दो बेटा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड एमटीपी इन द ईयर 1951। 1951 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स आए थे, 1971 में बेटा आया था, लीगलाइज्ड हुआ था एमटीपी, सो दिस इज बेटा फॉल्स। MTPs are considered relatively safe up to 36 week of pregnancy, considered relatively safe up to 12 weeks of pregnancy. Both the statements are incorrect बेटा, option 4 is the correct answer, ठीक है ना। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ही हुआ ना। We can achieve contraception through surgery. Yes, we can. Terminal method of contraception बेटा, जब final, that we can achieve through surgery. Because surgical intervention blocks gamete transport and thereby prevent conception. Both the statements are absolutely right and reason is the correct explanation कि how we can achieve beta contraception through surgery, because surgical method से gamete transport block होता है, gamete transport block हो जाएगा तो प्रेगनेंसी रुक रही है, that is how beta it is as a contraceptive. So option 1 is the correct answer. करते हैं question number 5. Question number 5. Later stage complication of STI includes pelvic inflammatory diseases, stillbirth, ectopic pregnancy, even reproductive tract cancer. Yes, बिल्कुल सही बात है, अभी अभी पढ़ा, लेटर स्टेज कॉम्प्लिकेशंस में ये सारी चीजें हो सकती है, विद द एक्सेप्शन ऑफ बेटा एड्स, genital warts, hepatitis B. All STDs are completely curable if detected early. Not warts, herpes. और अब तुम्हें गलती भी नहीं होगी क्योंकि मैंने तुम्हें याद रखने का तरीका बता दिया, H याद रखना। तो क्या आंसर दे रहे हो? हाँ, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। कल इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे बेटा। इस वीक तुम्हें ह्यूमन रिप्रोडक्शन की तपस्या सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। देखते हैं कल इफ वी कैन स्टार्ट विद द ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, ठीक है। एंड क्योंकि सिर्फ इनफर्टिलिटी वाला टॉपिक बचा है, लेट मी प्लान, आई विल प्लान इट फॉर यू। आप केवल पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। और जैसे कि मैं आपसे कह रही थी गाइस, प्लीज अपने जीवन में मेहनत कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए और एटलीस्ट कोशिश तो कर ही सकते हैं अच्छा व्यक्ति बनने की। जरूरत है भाई दुनिया में ना, दुनिया में जरूरत है अच्छा व्यक्ति बनने की। तो बस दैट, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी क्योंकि ऑनलाइन में रह के बहुत इजी है बेटा किसी को ना जाने। आप इनफैक्ट मैं अगर आपको कहूँ, आप मुझे भी, सिर्फ मैं ऑनलाइन में आप लोगों के पास जितना आप लोगों से मिल रही हूँ, आप लोगों से बातचीत कर रही हूँ, आप मुझे केवल उतना जानते हैं विच इज एक्चुअली वेरी लेस, लाइक रियली लेस ऑफ मी, है ना। तो यही वाली बात है कि जब भी इट्स वेरी वेरी इजी टू जज अ पर्सन, वेरी इजी। सबसे आसान चीज है जजमेंट पास करना, जज कर लेना, कमेंट पास कर देना, कमेंट लिख देना। आप यहाँ पे करते नहीं है क्योंकि अभी ये बात हुई ना, इसीलिए मैं ये वाली बात आपसे कह रही हूँ जो मैं जनरल बोलती हूँ। अभी आपने कुछ किया नहीं कि मैम हमें आप डांट रहे हो क्या? नहीं, मैं डांट नहीं रही हूँ, एक चीज सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। इफ यू कैन तो जस्ट अवॉइड इट यार। इफ यू लाइक समथिंग देन वॉच इट, टॉक टू दैट पर्सन, सी इट, कंज्यूम इट। अगर आपको कोई चीज नहीं पसंद है तो आपके पास सबसे बेहतरीन ऑप्शन होता है जस्ट इग्नोर इट, लीव इट, आप छोड़ दो। लेकिन जरूरी नहीं है कि लाइफ में हर जो चीज आपको पसंद नहीं है आपको वो चीज बेटा बताने की जरूरत है, उसमें गंदा कमेंट करने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत है। आपके पास सबसे बेहतरीन ऑप्शन है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ आपको कोई इंसान नहीं पसंद है तो मत देखो ना यार, उसको मत देखो, लेकिन उस पर जाके अपनी सारी ओपिनियन जाके चिपका देना, ये मत कीजिए यार। एंड लाइक आई सेड, जब तक आप उस पेडिस्टल पे नहीं होते तब तक आपको उसका, मैं भी जब तक ऑनलाइन में नहीं थी शायद मुझे भी बहुत सारी चीजों की रियलाइजेशन नहीं थी कि यार ये चीज सच में इतनी इम्पैक्टफुल होती है किसी की लाइफ में, है ना। एंड इट इज सो इजी टू जज अ पर्सन, वेरी वेरी इजी टू जज अ पर्सन, पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली ऑल्सो। आई एम टेलिंग यू, मैं ये भी आपको बता दूं कि बहुत आसान होता है एक मुखौटा पहन के रहना और एक सर्टेन वे में रहना, एंड टू प्रेजेंट यू इन सर्टेन वे कि आपको लगे ओ माय गॉड ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये ऐसे प्रिटेंड कर रहा है। प्रिटेंड करना ऑनलाइन वर्ल्ड में, नॉट ओनली आई एम सेइंग यहाँ, मतलब आप ऑनलाइन किसी को भी देखो, बॉलीवुड देख लो, यू नो टीवी स्टार्स देख लो या क्रिकेट, एनीवेयर इफ यू आर सीइंग दैट पर्सन ऑनलाइन, सो टू प्रिटेंड टू कैरी योर इमेज इज वेरी इजी, यू नो, सो यू नेवर नो। तो मेरा तो ख्याल ये है कि आप अगर किसी चीज को इग्नोर कर सकते हैं तो इग्नोर कर दीजिए गाइज, है ना।
और जीवन में बहुत आगे बढ़िए, अपने पे फोकस कीजिए, आप बहुत अच्छा मेहनत कीजिए और चीज़ों को एक्सप्लोर करो कि आप अपने लाइफ में क्या क्या कर सकते हो जिससे आप एक बेहतरीन फ्यूचर अपना बना पाओ। ठीक है, और फिर मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग इतना बेहतरीन फ्यूचर बनाओ, कॉलेज लाइफ में जाओ तो कॉलेज लाइफ को खुल के जियो, क्योंकि ना मुझे कॉलेज लाइफ तो नहीं याद आता, मुझे अपना स्कूल टाइम बहुत याद आता है। मेरा जो स्कूल टाइम था ना वो बहुत बेस्ट टाइम था, मुझे स्कूल टाइम बहुत याद आता है। तो अभी तो आप वो लाइफ देखना आपका बाकी है। तो मैं तो चाहती हूँ कि आप बेहतरीन जो आपका ड्रीम कॉलेज हो आप उसके अंदर जाओ और आप मतलब अपनी पढ़ाई भी, एकेडमिक्स भी बहुत अच्छी करो। और सच में वो लाइफ, वो सर्टेन ईयर्स ना दे डोंट कम बैक बेटा, जो समय चला जाता है। तो आप अपनी कॉलेज लाइफ को बहुत इंजॉय करो, आप जितनी भी एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें हो सकती है ना वो सारी चीज़ें भी बेटा एक्सप्लोर करो। इंजॉय योर लाइफ टू द फुलेस्ट, दिस इज जस्ट वन लाइफ यार, है ना। एंड डोंट लेट एनीबडी टेल यू कि यू आर नॉट गुड एट दिस, या तू ये नहीं कर सकता या तू वो नहीं कर सकती, या ऐसे नहीं। आप अपने टर्म्स पे बेटा सारी चीजें करो और खुल के जियो और फिर बेहतर अपना फ्यूचर बनाओ। ठीक है, चलिए आपको ये गाना सुना देती हूँ और फिर आपको करते हैं टाटा बाय बाय। ओके, तो क्या गाना सुनाए, वो गाना सुनाऊं, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं, मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, अब खुद ही सनम फैसला कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। 3 गाने सुना दिए मैंने। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल बेटा, पढ़ाई करते रहिए, खूब अच्छा कीजिए, एक बेहतरीन इंसान बनिए, बी अ गुड सिटीजन, बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, बी अ नाइस ह्यूमन बीइंग। बाय बाय, लव यू ऑल। ठीक है ना, थैंक यू।